Hello, good evening everybody. So we are doing PCS nomination register A2 and C का जो कोर्स है हमने स्टार्ट किया था जनरल साइंस से एंड वी हैव डन विद 5 लेक्चर्स. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द 6th लेक्चर जिसका जो टॉपिक है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि जो हमने पहले लास्ट 2 क्लासेस में टॉपिक किए हैं दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ एंड उसमें हमने किंगडम्स पढ़े थे. किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, प्लांट एनिमल, उसको डिटेल में पढ़ा. किंगडम एनिमल को और डिटेल में पढ़ा था बिकॉज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, पर क्योंकि सिलेबस में टॉपिक मेंशन्ड है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, तो वी हैव टू डू दैट, देयर इज नो अदर ऑप्शन. बट अगर हम आज के टॉपिक की बात करें, ये सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है पर इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. ह्यूमन जैसे डिसीजेज में या हेल्थ पे, फॉर एग्जांपल विटामिन पे क्वेश्चन आता है कि कौन से विटामिन का क्या रोल है, कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, और किसके विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है. और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, कि उस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो हमारे फैट्स हैं उसमें एक आता है ट्रांस फैट का इशू, कि क्या है ट्रांस फैट, इससे क्या होती है, हार्ट डिसीजेज होते हैं. ये सब हम करेंगे. और इसके लिए पहले हमें थोड़ा ये आइडिया लेना पड़ेगा कि बॉडी किन किन कंपाउंड्स की हेल्प से चलती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, इनका क्या क्या रोल है. तो हम इसे कॉम्प्रिहेंसिवली करेंगे आज के लेक्चर में, और इसी में हम करेंगे कि गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, जो करंट अफेयर्स के स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की. फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, या गवर्नमेंट की और भी जो स्कीम्स हैं चाइल्ड और मैटरनल हेल्थ को लेके. फॉर एग्जांपल हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, दैट वी विल आल्सो कवर. मतलब आज का लेक्चर और कल का लेक्चर विल बी कवरिंग दोज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस का टॉपिक. जो हमारी डिसीजेस मेंशन है HIV, TB और पोलियो, इसको भी हम करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद जो टॉपिक है हमारा, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस. और ये सारे लेक्चर्स जो हम कर रहे हैं दीज आर अवेलेबल ऑन सिविल्स विद आकाश यूट्यूब चैनल. इस पे आपको डेली अराउंड 7 PM वीडियोस आती रहती हैं. अभी हमने जर्नल साइंस स्टार्ट किया है. आफ्टर दैट वी विल कवर द पॉलिटी वाला सब्जेक्ट इन कंप्लीट. तो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं. आप देखेंगे साइंस में भी हम ऐसा नहीं है बस टॉपिक्स को टच कर रहे हैं, वी आर गोइंग इनटू डिटेल, ताकि अगर आपने ये कर लिया फिर कुछ और करने की जरूरत आपको नहीं है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस. अब इसमें हम क्या क्या करेंगे उसकी टाइमलाइन को मैं आपको एक बार आइडिया दे देता हूं. द फर्स्ट वी विल कवरिंग अबाउट जो हमारा टॉपिक है हेल्थ का, कि जो हेल्थ है, हेल्थ में कौन कौन से सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन है हमारे पास, हमें ये करना पड़ेगा. हेल्थ में कौन कौन से सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन है. देन वी विल टॉक्स अबाउट कि ये न्यूट्रिशन किन किन न्यूट्रिएंट्स से आती है. उसमें हमें क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की. और इसमें ब्रॉड जो हम डिस्कस करते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सारी लिपिड्स, हम सब इसमें देखेंगे क्या क्या होता है. ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता हो कि हमारा लेक्चर किस किस तरीके से चलेगा, ताकि आपको इसमें कोई डाउट ना आए. फिर आता है हमारा इसी में न्यूट्रिएंट्स में टॉपिक आता है, दैट इज द टॉपिक ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन. कि भाई अगर आप में न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो कैसे हम फूड को फोर्टिफाई करें. फोर्टिफिकेशन मतलब फोर्टिफाई विद न्यूट्रिएंट्स, उसे बोल देते हैं फूड फोर्टिफिकेशन. फोर्टिफाई विद न्यूट्रिएंट्स, कि हम आर्टिफिशियली न्यूट्रिएंट्स को ऐड करें. आपके जो भी डेली इनटेक वाले फूड मटेरियल्स हैं उनमें हम वो न्यूट्रिएंट्स ऐड करें जो नेचुरली आपकी बॉडी में नहीं है. फॉर एग्जांपल जैसे आप देखते हैं कि जो विटामिन D है उसकी कमी होती है. आजकल आप कैप्सूल्स लेते हैं, उसकी जो गोलियां लेते हैं विटामिन D, बिकॉज नेचुरली, क्योंकि जो विटामिन D है ये सनशाइन इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है. अब क्योंकि जब इंडोर काम हो रहा है तो सनशाइन नहीं मिलती है तो विटामिन D की कमी होती है. तो विटामिन D के लिए एक प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है, बीटा कैरोटीन. उसको हम आर्टिफिशियली फूड फोर्टिफिकेशन से ले सकते हैं जब राइस को फोर्टिफाई करते हैं. कहने का मतलब हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं
जो हम नेचुरली नहीं ले पा रहे हैं हम उनको आर्टिफिशियली फूड के थ्रू ऐड करवा देते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशन, कि आपने अपने सॉल्ट में आयोडीन ऐड करवा दिया। आयोडीन नेचुरल नहीं जा रहा था बिकॉज आयोडीन की कमी के कारण गॉइटर हो जाता है, तो उसके कारण हमें आयोडीन को सॉल्ट में ऐड कर दिया है, तो हमने आयोडीन आपको फूड के थ्रू दे दिया, दैट इज कॉल्ड एज फूड फोर्टिफिकेशन। और फिर आता है कि इनकी कमी से कौन कौन सी डिसीजेस होती हैं। तो डिसीजेस तो हम तभी पढ़ेंगे ना जब हम ये पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो फिर पढ़ेंगे डिसीजेस एसोसिएटेड विद दीज। फॉर एग्जांपल डिसीजेस होती हैं, कुछ बैक्टीरिया करते हैं, कुछ वायरस करते हैं, कुछ पैरासाइट करते हैं, सारी चीजें हैं, कौन कौन से डिसीजेस कौन कौन से जो चीजें कर रही हैं ये भी पढ़ेंगे। फिर आता है इसके बाद जो हम देखेंगे कि इन डिसीजेस को डील करने के लिए गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं। मतलब जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे एक मिशन है नेशनल हेल्थ मिशन, एक है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये सारा हमें पढ़ना पड़ेगा गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं। चाहे वो जेनरिक मेडिसिन को लेके हो, वो हमने पहले देख लिया था, तो एक इनिशिएटिव हमने पहले लेक्चर में देख लिया था, बाकी जो भी है यहाँ पे देखेंगे। जैसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं प्राइमरी हेल्थ के लिए, वही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में है, हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम भी उसका कंपोनेंट है। तो ये सब कुछ पढ़ेंगे कि क्या क्या स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आती है, तो हम सब कुछ देखेंगे। फिर देखेंगे कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, मतलब ये तो स्कीम्स हैं और उसके लिए गवर्नमेंट की कौन कौन सी बॉडीज हैं जो इससे डील करती हैं, वी विल सी दैट, ताकि हमारा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाए, करंट अफेयर्स भी, गवर्नमेंट की स्कीम्स भी और इनिशिएटिव, क्योंकि सिलेबस में डायरेक्टली लिखा है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ एंड इन जनरल ऑल्सो, तो हम चाइल्ड और मैटरनल हेल्थ वाले इनिशिएटिव्स भी देखेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कि क्या है ये हेल्थ और क्या है हेल्थ में न्यूट्रिएंट्स। तो आप पहले ये समझ लें, जब हम हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ सिंपली मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ अ स्टेट ऑफ अ बॉडी, दैट इज अ बॉडी में कुछ बैलेंस होना चाहिए। हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ अ बॉडी, एंड यू नो कि जो ये बैलेंस है इट इज नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, ये सभी तरह का बैलेंस होना चाहिए, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ये सभी तरह का बैलेंस अगर बॉडी में है तो वी कॉल दिस बॉडी एज अ हेल्दी बॉडी। तो सभी तरह की हेल्थ की बात होती है इसमें, चाहे वो इमोशनल हेल्थ हो, चाहे वो सोशल हेल्थ हो, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो। जनरली हम उसको फिजिकल सेंस में देखते हैं, पर आजकल मेंटल हेल्थ का कंपोनेंट भी इंक्रीज हो रहा है। और जब ये चीजें प्रॉपर होती हैं तो किसका एब्सेंस, बॉडी क्या होती है, डिसीज में नहीं होती है। डिसीज का मतलब है डिस ईज, ईज मतलब कंफर्ट, और कंफर्ट में डिस मतलब ना होना, कंफर्ट इज कॉल्ड एज डिसीज। जब ऐसी बॉडी होती है जिसमें सब तरह का बैलेंस है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल, दैट बॉडी इज अ हेल्दी बॉडी। वहां पे किसका एब्सेंस होगा, एब्सेंस ऑफ अ डिसीज। अब बात आती है कि भाई अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात करें, अगर हम इसको भूल जाएं बिकॉज ये तो अलग चीजें हो गई हैं, हमें मेन किस पे फोकस करना है, फिजिकल हेल्थ पे। तो फिजिकल हेल्थ के लिए यू नीड न्यूट्रिएंट्स, मतलब अगर बॉडी हेल्दी होगी तो यू नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर दैट। तो तभी एक आइडिया आता है कि फॉर अ हेल्थ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल हेल्थ यू नीड न्यूट्रिशन, एंड न्यूट्रिशन के लिए यू नीड न्यूट्रिएंट्स, यही होता है, यू नीड न्यूट्रिएंट्स। अब बात आती है न्यूट्रिएंट्स की। द न्यूट्रिएंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब ये है जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमें इनकी कंपोनेंट ज्यादा चाहिए होता है, तो अभी हम क्या बोलते हैं इनको, मैक्रो। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है, जिनकी अमाउंट क्या चाहिए होती है हमें, अमाउंट रिक्वायर्ड इज लार्ज। तो इसमें जैसे हम पढ़ते हैं ना फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब किस में आते हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, दे ऑल कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। चाहे प्रोटीन्स हो वो सारे इसी में आते हैं, इनका थोड़ा हमें अमाउंट ज्यादा चाहिए होता है। और एक होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट में आता है विटामिन्स। अब विटामिन्स जो हैं, विटामिन्स हैं ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है, हमें विटामिन्स चाहिए पर उनकी अमाउंट इतनी नहीं चाहिए है। तो हम इसमें पढ़ लेते हैं अमाउंट रिक्वायर्ड इज लेस,
और इसमें एग्जाम्पल है विटामिन या विटामिन जो भी बोलना है, या एक है एंटीऑक्सीडेंट्स। ऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं ये? जैसे भाई आप केमिस्ट्री में पढ़ते होते हैं 9th-10th में, दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। एक होती है रिएक्शन कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, अदर रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। यही होती है ना। मैं ये बता रहा हूं क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट्स, क्यों चाहिए होते हैं बॉडी में। एक होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक क्या होती है रिडक्शन। हमें क्या चाहिए बॉडी में? एंटीऑक्सीडेंट्स। अब जब कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है तो इसमें खुद जो कंपाउंड होता है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस। और रिडक्शन रिएक्शन में खुद कंपाउंड क्या होता है? ऑक्सीडाइज। मतलब अगर हमारा कोई एलिमेंट है, अगर हम उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो खुद तो रिड्यूस होता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है। और रिडक्शन रिएक्शन में खुद एलिमेंट क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है, दूसरों को रिड्यूस कर देता है। अगर हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी ऑक्सीडेशन करती रहेगी तो खुद क्या होती रहेगी? रिड्यूस होती रहेगी। रिड्यूस इन द सेंस जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं, या जो हमारी बॉडी में बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, वो क्या होते रहेंगे? रिड्यूस होते रहेंगे। रिड्यूस होते रहेंगे मतलब क्या बनते रहेंगे? वो फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट होते रहेंगे। रिड्यूस में क्या होता है कि आप जब रिड्यूस होते हैं तो जैसे H है, अगर ये कन्वर्ट हुआ H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन में, एक होता है लेट्स सपोज कि आपने अपने कोई कंपाउंड को, उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है। जैसे हम देखते हैं ना कि नाइट्रोजन है, इसने नाइट्रोजन प्लस और इलेक्ट्रॉन में चला गया, तो ये खुद क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, खुद पॉजिटिव में आ रहा है। तो ये खुद क्या हो रहा है? ये खुद क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। एक है कि आपका कोई ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन ले ले और उस पर कौन सा चार्ज आ जाए? नेगेटिव आ जाए। जैसे X है, उसने इलेक्ट्रॉन लिया, क्या आ गया? X नेगेटिव। जब X नेगेटिव आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब कर रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या है? कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो जब लूज करेगा तो उससे क्या होता है? फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। जैसे कि ये ऑक्सीजन है, इसके पास क्या है? ये इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। अगर इसने कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो क्या बन जाएगा? एक फ्री रेडिकल रह जाएगा। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन पेयर में रहना पसंद करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन अकेला है, ये फ्री रेडिकल है, तो ये क्या होगा? ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्या होगा? ज्यादा रिएक्टिव होगा। कहने का मतलब जब आप फ्री रेडिकल बनते हैं तो जो इंसान खुद होता है वो क्या होता है? खुद रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस मतलब उसका इलेक्ट्रॉन चला गया है, उस पर पॉजिटिव आ गया है, तो उससे चांसेस हैं फ्री रेडिकल बन जाएंगे। और फ्री रेडिकल आर वेरी रिएक्टिव, तो वो बॉडी में रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और बॉडी डिग्रेड होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हम क्या एक्वायर करते हैं? हम चाहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड हों, कि बॉडी में ऑक्सीडेशन ना हो। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो कहने का मतलब जो हमने आपको कोर बताया कि जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें आते हैं फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। हम एक एक करके पढ़ेंगे क्या होते हैं फैट्स, क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, क्या होते हैं प्रोटीन्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में से इंपॉर्टेंट है विटामिन, हम सब पढ़ेंगे इसमें। विटामिन A, B, C, D, E के सब पढ़ेंगे। और एक है एंटीऑक्सीडेंट्स। मैंने आपको समझा दिया क्या होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। आप इनको लेते हैं, आपकी बॉडी में नेचुरली भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, या इसको आर्टिफिशियली भी लेते हैं, ताकि आपकी बॉडी में क्या ना बने? आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन ना हो, ताकि आपके फ्री रेडिकल ना बने, ताकि आपकी बॉडी में रिएक्शंस ना हो और आपकी बॉडी डिग्रेड ना हो। नेचुरली ये बॉडी आपकी डिग्रेड होती है, ये फ्री रेडिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, पर अगर ये बहुत ज्यादा हो जाएं तो आपकी बॉडी ज्यादा डिग्रेड करना स्टार्ट कर देती है। तो उसको बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आप एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं। तो हमने आपको आइडिया दे दिया क्या है एंटीऑक्सीडेंट्स। शॉर्ट में ये समझें कि एंटीऑक्सीडेंट मींस ऑक्सीडेशन नहीं होनी, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन होती है तो खुद जो वो कंपाउंड होता है वो रिड्यूस होता है।
जब वो रिड्यूस होता है तो उसके चांसेस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्री रेडिकल में। एंड फ्री रेडिकल्स आर वेरी रिएक्टिव, क्योंकि फ्री रेडिकल्स में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर में रहना पसंद करते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ज्यादा रिएक्टिव होगा रिएक्शंस में, तो बॉडी को डिग्रेड ज्यादा करेगा। इतना समझ में आया? तो ये आपको आना भी चाहिए था। ये है आपके मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब बात आती है कि इन सभी का रोल क्या क्या है। भाई कार्बोहाइड्रेट्स आप क्यों खाते हैं, विटामिन आप क्यों खाते हैं? तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फिर पढ़ेंगे मैक्रो। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में इंपॉर्टेंट क्या है, हमने आपको एंटीऑक्सीडेंट तो बता दिया, मेन क्या है, विटामिन्स। विटामिन्स अब ना एक चीज समझें, विटामिन्स को हम दो में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। दो होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन्स। हमें एक सेकंड दें। फैट सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। जो वाटर सॉल्युबल होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बी कॉम्प्लेक्स, एक होते हैं नॉन बी कॉम्प्लेक्स। ये हो गए वाटर सॉल्युबल। और जो फैट सॉल्युबल होते हैं इसमें चार टाइप्स आती हैं, ए, डी, ई एंड के। विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये पता होना चाहिए आपको कि जो हमारे फैट सॉल्युबल है इसमें इसकी चार होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और जो वाटर सॉल्युबल है इसमें होते हैं विटामिन बी और एक होते हैं नॉन बी कॉम्प्लेक्स। नॉन बी कॉम्प्लेक्स में आता है, एक एग्जांपल है इसमें विटामिन सी, और ये बी कॉम्प्लेक्स वाले हैं। अब विटामिन बी के आगे जाके बहुत सारे सब टाइप्स हैं, इसको हमें देखना पड़ेगा क्या क्या होते हैं। जैसे कि एक होते हैं विटामिन B1, B2, B3, B5 एंड B6। तो B1, B2 इसको लिख देते हैं, B1, B2, B3, B5 एंड B6, ये बी कॉम्प्लेक्स वाले हैं। और एक आते हैं जो ये वाले होते हैं विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, इनको बोल देते हैं दे आर एनर्जी रिलीजिंग। दीज विटामिन आर यूज्ड फॉर एनर्जी रिलीजिंग। तो हमने बी को दो में डिवाइड किया है, एक होता है एनर्जी रिलीजिंग, उसमें आ जाते हैं B1, B2, B3, B5, B6। जो दो बचते हैं विटामिन B9 और B12, दे आर फॉर डिफरेंट पर्पस, B9 एंड B12। इनको क्या बोल देते हैं हम, जो B9 और B12 हैं, दे आर कॉल्ड एज हेमोपोटेटिक, जो हमारे क्या हैं, विटामिन हैं। तो जो हमारे पहले वाले हैं वो एनर्जी वाले हैं और ये क्या है, हेमीटोपोएटिक। हेमीटोपोएटिक दैट इज HAEME, इसको काट दें, इसको जो हम कह रहे थे HAE, हेमीटोपोएटिक क्या होते हैं अभी पता लग जाएगा। पर ये पता होना चाहिए आपको, विटामिन्स को दो में डिवाइड किया। पहले तो विटामिन्स किस में आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। उसके बाद दो में डिवाइड किया, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में आते हैं बी एंड नॉन बी कॉम्प्लेक्स। नॉन बी कॉम्प्लेक्स में आता है विटामिन सी, और बी कॉम्प्लेक्स में आता है दो तरह के हैं, एनर्जी रिलीजिंग और हेमेटोपोएटिक। एंड जो हमारा एनर्जी रिलीजिंग है वो है B1, B2, B3, B5 एंड B6। B9 एंड B12 आर कॉल्ड एज हेमेटोपोएटिक विटामिन। ये दोनों में क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। अब इनको हम पढ़ना पड़ेगा कि विटामिन ई को क्या बोलते हैं, पूरे साइंटिफिक नाम भी पढ़ने पड़ेंगे और ये भी पढ़ना पड़ेगा क्या क्या काम ये करते हैं।
पर आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि क्या है। तो मैं आपको एक बार ब्रॉड में बता देता हूं कि क्या है ये। तो इसको है ऐसे चार्ट बनाएं, विटामिन लिखें, उनका साइंटिफिक नाम लिखें, या हम ऐसे करते हैं कि आप एक बार इनके विटामिन के साइंटिफिक नाम लिख लें, इसी से कई बार पेपर से क्वेश्चन आ जाता है। फिर हम पढ़ेंगे कि जो हमारे ये इन विटामिन का रोल क्या क्या है। तो पहले इनके नाम लिख लें, साइंटिफिक नेम। जैसे विटामिन ए को क्या बोलते हैं, तो आई विल शो यू कि विटामिन ए को क्या बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं। जो बी की सब क्लासिफिकेशन है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लास्ट में मतलब जब हम ये विटामिन पढ़ लेंगे बाकी। तो जो विटामिन ए है दैट इज कॉल्ड एज रेटिनोल। रेटिनोल, और आपने पता होगा जो रेटिनॉल वर्ड है एक आपका आई में होता है रेटिना, उसी से लिंक्ड है। तो विटामिन ए का यूज कहां हो रहा होगा, कहीं वो आपकी आई साइट से लिंक होगा। तो विटामिन ए को बोल देते हैं रेटिनॉल। एक होता है उसके बाद जो विटामिन बी1 है, विटामिन बी1 इज कॉल्ड एज थायामीन। आगे जाके पढ़ेंगे इससे क्या क्या होता है। पूरा इन विटामिन का काम है। जैसे हमने आपको बताया था ना एक पहले भी कि जो विटामिन के है, हमने आपको बताया था जो विटामिन के है, जब हम क्या पढ़ा रहे थे, ब्लड क्लोटिंग। विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग में। अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी हो गई है तो ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, तो ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे जैसे वो विटामिन का रोल था, ऐसे हर विटामिन का रोल है। तो विटामिन आर लाइक न्यूट्रिएंट्स, ये बॉडी को चलाने में काम करते हैं और बॉडी की जो भी फंक्शनिंग है, ब्लड क्लॉटिंग से लेके आपके विजन से लेके आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ से लेके हर चीज में हेल्प करते हैं। जैसे कुछ विटामिन की कमी से आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं, कई विटामिन की कमी से आपको नाइट विजन में इंपैक्ट पड़ता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो हमें सब पढ़ना पड़ेगा। तो विटामिन बी1 इज कॉल्ड एज थायामीन, और ये नाम भी याद रखने हैं। सेम विटामिन बी2 इज कॉल्ड एज रिबोफ्लेविन। विटामिन बी2 इज कॉल्ड एज रिबोफ्लेविन। ये साथ साथ में आपको मैं याद भी करवाता रहूंगा, तभी हम इसमें स्लो जाएंगे, अदरवाइज वो फास्ट हो जाएगा। रिबोफ्लेविन। एंड विटामिन बी6 इज कॉल्ड एज पायरिडॉक्सिन। जो इंपॉर्टेंट है वो करवा रहे हैं, पायरिडॉक्सिन। एंड सिमिलरली विटामिन बी9 इज वेरी इंपॉर्टेंट, या बी7 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। B7 is also important. Biotin. And the next one is vitamin B9, folic acid. Vitamin B9, that is called as folic acid. ये folic acid आगे पढ़ेंगे क्या काम करता है। And the last one इनमें आता है B12, that is called as विटामिन B12 पढ़ा था ना हमने। B9 and B12 हमने पढ़े ना, दोनों के कहाँ काम आते हैं, हेमेटोपोइटिक। क्या होता है अभी बताएंगे। B9 और B12, एंड B12 का नाम होता है कोबालामीन। ये नाम आपको याद होने चाहिए, कोबालामिन, ये नाम आपको याद होने चाहिए। अब उसी के साथ आता है विटामिन सी। ये विटामिन ए पढ़ लिया हमने, बी पढ़ लिया। अगर मैं इसी को आगे ले जाऊं तो उसके आगे नाम भी देख लेते हैं। विटामिन सी इज कॉल्ड एज एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड आगे जाके पढ़ेंगे सारे, ये भी नाम इसलिए लिखवाए हैं क्योंकि आगे जाके मैं यूज करूंगा। रेटिनॉल, तो आपको समझ में आएगा विटामिन ए की बात हो रही है, फॉलिक एसिड किसकी बात हो रही है, एस्कॉर्बिक एसिड किसकी बात हो रही है। फिर आता है विटामिन डी, दिस इज कॉल्ड एज कैल्सीफेरोल। अब देखें, आप विटामिन डी लेते हैं ना, क्यों लेते हैं ये, बोन की स्ट्रेंथ के लिए, कैल्शियम के लिए। कैल्शियम मतलब बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए क्या चाहिए होता है, कैल्शियम। तो ये कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी, और ये क्या, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई को क्या बोल देते हैं, टोकोफेरॉल। विटामिन ई इज कॉल्ड एज टोकोफेरॉल। और एक लास्ट में बचता है विटामिन के। और आपने ये भी देखा होगा कि कौन कौन से 4 विटामिन के हैं, फैट सॉल्युबल है, ए डी ई एन के। एंड विटामिन के इज कॉल्ड एज मतलब विटामिन ई इज कॉल्ड एज टोकोफेरॉल, एंड विटामिन के इज कॉल्ड एज
फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। ये हैं विटामिन ए, उसके बाद बी की सब टाइप्स, फिर सी डी ई एन के, ये आपको पता होने चाहिए। अब इसे क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, क्या इनका काम है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद विटामिन्स, कि इनके कमी से कौन कौन सी डिसीजेस होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज विटामिन ए। अब हमें यह समझ में आ गया कि जो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, तो अगर आपकी बॉडी में फैट की कमी है तो किसकी कमी हो जाएगी अपने आप? फैट सॉल्युबल विटामिन्स की। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, मतलब आपके पास अगर ए डी ई के की कमी अपने आप हो जाएगी। अगर किसी कमी है, फैट की कमी है, तभी हम क्या खाते हैं कि हमें होता है कि हमारी डाइट्स में होना चाहिए घी, ताकि वो फैट्स आएंगे। मतलब फैट्स आर इंपॉर्टेंट, पर कौन से वाले फैट्स नहीं होने चाहिए? ट्रांस फैट्स। यहां कौन से नहीं होने चाहिए? सैचुरेटेड फैट्स। फैट्स भी दो तरह के होते हैं, गुड फैट्स और बैड फैट्स। जैसे होते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। तो हमारी बॉडी में फैट्स होना चाहिए फॉर विटामिन्स जो फैट सॉल्युबल हैं। और फैट सॉल्युबल विटामिन जल्दी बॉडी से एलिमिनेट नहीं होते हैं, बिकॉज आपको जो वाटर सॉल्युबल होंगे विटामिन्स जो हमने पढ़े हैं, बाकी सारे क्या हैं? वाटर सॉल्युबल हैं। अगर उनकी बात करें तो दे कैन बी क्विकली रिमूव्ड, बिकॉज यूरिनेशन या यूरिन से वो बॉडी से एग्जिट कर जाते हैं। मतलब दे क्विकली रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। कौन से? वाटर सॉल्युबल फैट्स। और जो फैट्स सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है वो जल्दी रिमूव नहीं करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज है, अगर आपके बॉडी में बहुत ज्यादा फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, लेट्स सपोज आपकी बॉडी में फैट है और आपकी बॉडी में फैट सॉल्युबल विटामिन्स ज्यादा हो गए हैं, वो भी नुकसानदायक हैं। उससे एक प्रॉब्लम होती है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपर। मतलब आप में ये तो पक्का पता है आपको कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो कभी एक्सेस में हो ही नहीं पाएंगे, बिकॉज वो जल्दी रिमूव कर जाते हैं, दे क्विकली रिमूव। पर प्रॉब्लम है, जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो जल्दी रिमूव नहीं करते हैं। अगर वो जल्दी रिमूव नहीं करते हैं तो चांसेस क्या है? उससे डिसीज हो सकती है। उसे बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस। क्या है ये? ड्यू टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। इससे भी इंपैक्ट पड़ते हैं, इससे भी बॉडी का जो वेट होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। लीवर, आपकी किडनी और लंग्स या हेयर लॉस हो जाता है। मतलब ये कहने का मतलब इससे भी इंपैक्ट पड़ता है, इससे बॉडी वेट कम हो जाता है, हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑर्गन्स पे इंपैक्ट पड़ता है, लंग्स, किडनी। मतलब विटामिन्स का कम होना भी प्रॉब्लम है, क्योंकि सारा जो बॉडी का काम है वो रुक जाएगा। अगर बढ़ गए तो ज्यादा हो जाएंगे तो भी इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट। और आपको पता है कौन कौन से फैट सॉल्युबल है, ए डी ई एन के, ये नहीं भूलने हैं आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन से, फिर पढ़ेंगे जो वाटर सॉल्युबल हैं। तो फैट सॉल्युबल को स्टार्ट करते हैं पढ़ना एक एक करके, क्या क्या होते हैं। और ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनका मेन काम क्या है? मेन काम क्या है? एनर्जी देना बॉडी को। मतलब आपकी बॉडी को चलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से आती है? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर से, सैकराइड्स से। जैसे आप भाई ग्लूकोज खा लेते हैं ना, जब आप मान लो कोई बीमार हो जाता है, उसको क्या दिया जाता है? ग्लूकोज, ताकि बॉडी में एनर्जी बनी रहे। मतलब शुगर से डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का मेन गोल है एनर्जी। फैट्स का मेन गोल है आपकी बॉडी में विटामिन रहें। उससे भी एनर्जी आती है, फैट से भी, पर उनका गोल अलग है। तो जब हमने सारे न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं, इनका सभी का मेन गोल अलग अलग है। एनर्जी तो सारे ही प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो चाहे वो फैट्स हो,
पर अभी हम पढ़ रहे हैं फैट्स, उसमें पहला है फैट सॉल्युबल दैट इज विटामिन डी। अब इसको ना ऐसे ही आप स्क्रिबल आप अपनी कॉपी में इन्हीं को ऐसे ही लिखते रहें ताकि आपको समझ में आता रहे क्या है विटामिन डी। अब मैंने आपको सिंपल बता दिया है विटामिन डी जो फैट सॉल्युबल है इसका मेन गोल क्या होता है। इट्स मेन गोल इज दैट यू शुड हैव जो आपकी मसल स्ट्रेंथ है वो बनी रहे। और ये कैसे आता है, इसे क्या बोल देते हैं, सनशाइन विटामिन। मतलब आपको क्या चाहिए, सनशाइन चाहिए अगर आपको आपकी बॉडी को इसको नेचुरली प्रोड्यूस करना है। कैसे होता है ये, इन द प्रेजेंस ऑफ सनशाइन विद द हेल्प ऑफ स्किन, लिवर एंड किडनी। ये तीनों ऑर्गन्स हेल्प करते हैं, स्किन, लिवर एंड किडनी। ये मतलब अगर आप सनशाइन है बॉडी में, दिस सनशाइन एक्ट्स एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, फिर स्किन, लिवर और किडनी के साथ मिलके दे, बिकॉज द स्किन, जो स्किन है हमारी दैट कंटेन्स 7 डाईहाइड्रो क्लोरो कैल्सिफेरॉल। मतलब ये समझ लें हमारी स्किन में नेचुरली क्या होता है, 7, मतलब एक एलिमेंट कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड एज 7 डाईहाइड्रो, 7 डाईहाइड्रो क्लोर कैल्सिफेरॉल। आपको याद नहीं करना है, मतलब ये नेचुरली स्किन में एग्जिस्ट करता है। और जब ये स्किन पे लाइट पड़ती है फिर इन तीनों ऑर्गन्स के साथ मिलके इट कन्वर्ट्स इनटू अ फंक्शनल विटामिन डी। ये है मतलब हमारी बॉडी में विटामिन डी नेचुरली बनता है बिकॉज स्किन में एक कंपाउंड होता है 7 डाईहाइड्रोक्लोर कैल्सिफेरॉल, और बाकी ये ऑर्गन्स के साथ मिलके हमें क्या बना देते हैं, एक फंक्शनल फॉर्म ऑफ विटामिन डी। अब इसमें सभी काम करते हैं। आप देखेंगे इस प्रोसेस में जो यूवी रेज होती हैं, क्योंकि सनलाइट में क्या होती हैं, यूवी रेज, इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, किसका यूज हो रहा है, किडनी का। तो इसको बनाने में सभी का यूज होता है। पर जब सनलाइट ही नहीं है आपके पास तो ये पूरा का प्रोसेस क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो हमारी बॉडी नेचुरली क्या नहीं बना पाती है, विटामिन डी। और विटामिन डी का मेन गोल क्या होता है, दिस विटामिन डी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट फॉर बोन्स। तो हमें अगर हमें मसल स्ट्रेंथ चाहिए, बोन्स स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। तो कैल्शियम के लिए कैल्शियम एब्जॉर्ब कौन करवाता है, विटामिन डी। तो विटामिन डी हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, जो आप खाते रहते हैं। आपकी डाइट में कैल्शियम और फॉस्फोरस होगा, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, विटामिन डी उनको एब्जॉर्ब करता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस को। तो एंड में हमारी बॉडी में किसकी कमी आ जाती है, इस कैल्शियम की कमी आ जाती है। तो उस कैल्शियम से क्या हो जाता है, जो हमारी बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं, मसल स्ट्रेंथ पे इंपैक्ट पड़ता है। तो ये है प्रॉब्लम किससे, विटामिन डी से। अब इससे होता क्या है, जिसमें विटामिन डी की कमी होगी इससे प्रॉब्लम क्या होती है। अगर हम इसमें बात करें विटामिन डी की कमी से, अगर हम यंग वंस में बात करें, मतलब जो हमारे चाइल्ड हैं उनमें जो प्रॉब्लम होती है दैट इज कॉल्ड एज रिकेट्स। मतलब जो अडल्ट्स में होती है उसको नाम अलग दे देते हैं, पर जब हम चाइल्ड की बात कर रहे हैं तो वहां जो उनको डिसीज होती है रिकेट्स। इसका मतलब सिंपल है, बिकॉज उनकी जो बोन्स होती हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, बिकॉज उनकी बोन्स इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती हैं कि वो बेंड होनी स्टार्ट हो जाती हैं अंडर बॉडी वेट। तो वो बेंड होनी स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब वो उनकी जो बोन्स हैं, लेग की बोन्स हैं, वो बॉडी वेट को सस्टेन नहीं कर पाती, तो वो इनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। दैट्स व्हाई दिस डिसीज इज आल्सो कॉल्ड एज, दैट इज नॉक नी और बाउ लेग्स डिसीज। नॉक नी और बाउ लेग्स डिसीज। तो मतलब रिकेट्स में ये दिखता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो रिकेट्स है वो जिस चाइल्ड में होती है उसमें वो कैसे दिखते हैं, तो आपको वो समझ में आ जाएगा उनकी बोन्स क्या हो गई हैं।
तो ये हो जाता है, तो उनकी इनवर्ड लेग्स मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे ये देखने तो इसमें ऐसे हो जाती हैं, तो इसमें लेग्स ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। ये आपको, ये हम चाइल्ड में दिखा रहे हैं, दैट इज अ चाइल्ड। तो ये डिसीज है रिकेट्स की, इसमें लेग्स पे, बोन्स पे इंपैक्ट पड़ता है। तो लेग्स कर्व इनवर्ड एट द नी की साइड पे, एंड देयर इज आल्सो अ सॉफ्टनेस ऑफ, जो हमारी स्कल की बोन्स होती हैं वो फ्लेक्सिबल या सॉफ्ट होना स्टार्ट कर देती हैं। इनफैक्ट जो इनकी स्पाइन होती है, जो पीछे हमारी स्पाइन है, वो भी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो इससे ये सारे डिसीज आते हैं। मतलब आपको ये पता लग गया है कि रिकेट से मसल या बोन्स पे इंपैक्ट पड़ेगा, एक तो लेग बोन्स पे और एक स्पाइन पे, और आपकी वैसे बोन्स बड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। अब आता है अडल्ट्स में क्या बोलते हैं। इन केस ऑफ अडल्ट्स दिस इज द सेम प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज ऑस्टियोमैलेशिया। ये अडल्ट्स में होती है। बात सेम है, दोनों में किसकी कमी है, विटामिन डी की। चाइल्ड में अलग नाम है, अडल्ट्स में अलग नाम है, ऑस्टियोमैलेशिया। अब जनरली आप देखेंगे हमारी जो बोन्स हैं उनका डीमिनरलाइजेशन हो जाता है। भाई बोन्स मिनरल से मिलकर बनी हैं, उनका डीमिनरलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और जो बोन्स ऑफ हिप, स्पाइंस और लेग बोन्स बड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। तो आप देखेंगे अडल्ट्स में, जिन अडल्ट्स में विटामिन डी की कमी होती है उनमें फ्रैक्चर्स बड़े इजी होते हैं, बिकॉज बोन की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। और इन पे जो इम्पैक्ट पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, इन पे भी, हिप्स पे, स्पाइंस पे और लेग्स पे पड़ता है इम्पैक्ट ज़्यादा, और यहाँ पे भी बोन सॉफ्ट हो जाती है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें पता है बस रिकेट्स और ऑस्टोमैलेशिया कहाँ पे होता है आपको पता होना चाहिए। अब आप देखेंगे एक और होती है डिसीज, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोपोरोसिस, वीकनिंग ऑफ बोन्स। एक टर्म होती है ऑस्टियोपोरोसिस। अब जनरली ना फीमेल में आफ्टर मेनोपोज बोन्स वीक होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो आफ्टर मेनोपोज ये बोन्स वीक होनी स्टार्ट हो जाती हैं, बिकॉज मेनोपोज के बाद जो एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, वो उसकी सिक्रीशन कम हो जाती है। बिकॉज एस्ट्रोजन जो रिलीज होता है उसका अमाउंट कम हो जाता है, और दिस एस्ट्रोजन हार्मोन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब ये रिलीज होता है अच्छी खासी अमाउंट में, बैलेंस में, तो नॉर्मल कंसंट्रेशन चलती रहती है, तो बोन फॉर्मिंग सेल्स काम करते रहते हैं। तो एक सेल्स होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, बॉडी में एक सेल्स होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। अब जब फीमेल में नॉर्मल साइकिल चल रहा है तो एस्ट्रोजन का हार्मोन का कंसंट्रेशन बैलेंस रहता है, इंक्रीज मतलब बैलेंस रहता है। अब जब वो बैलेंस रहता है तो उसके कारण जो ये होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, दैट इज जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, ये काम करते रहते हैं, तो बोन्स बनती रहती हैं, स्ट्रेंथ बनती है उनकी। पर जैसे ही ये खत्म होता है एस्ट्रोजन, ये सेल्स काम करना बंद कर देते हैं, तो बोन्स की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो जनरली वुमेन में आफ्टर मेनोपॉज ये कंडीशन देखने को मिलती है, कौन सी, वीकनिंग ऑफ बोन, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोपोरोसिस। उसका अलग रीजन है, ऑस्टियोमैलेशिया का रीजन अलग है। वहां पे क्या विटामिन डी की कमी है, वहां विटामिन डी के कारण नहीं है, वहां एस्ट्रोजन के कारण है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो तभी देखेंगे आप जो फीमेल हैं आफ्टर मेनोपॉज, फिर उनको कैल्शियम्स के जो सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं ताकि बोन्स इतनी वीक ना हो। जहां भी कैल्शियम है वहां बोन की बात हो रही है, और कैल्शियम जो एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है आपको, विटामिन डी हेल्प करता है। तो विटामिन डी अपने आप बोन को स्ट्रांग नहीं करता है, विटामिन जो डी है, जो विटामिन डी है, दैट्स हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम योर डाइट। तो आप जो डाइट लेते हैं उसमें नेचुरली कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है, पर आपका विटामिन डी उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो हमें आपको समझ में आया क्या है विटामिन डी, क्या होता है, इससे आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट आता है विटामिन ए। नेक्स्ट इज विटामिन ए। क्या है विटामिन ए? अभी हमने आपको बताया है, इसका नाम क्या था, रेटिनॉल। और हमने आपको पहले विटामिन डी का नाम भी बता के हटे हैं, विटामिन डी का। ये नाम नहीं भूलने, पेपर में आ जाए
तो क्लियर होने चाहिए। जैसे हमने आपको ये बताया ना अभी यहाँ पे, ये विटामिन डी की कहानी बताई पूरी, तो ये विटामिन डी का अपने आप नाम क्या था? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल ये नाम है इसका। और जो हमने अभी आपको बताया दैट इज विटामिन ए, दैट इज कॉल्ड एज रेटिनॉल। और रेटिनॉल का मतलब क्या होता है? जो आपकी आईज में ये ब्लैक ब्लैक है ना, ये रेटिना। अब जब आप में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो इसकी कमी से जो रेटिना है ये हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर इस हार्ड होने से क्या होता है? अब ये रेटिना ही है, जब आप लेट्स सपोज लाइट वाले एरिया से डार्क में जाते हैं तो जो प्रॉब्लम होती है नॉर्मली कि एकदम से आप डार्क में गए लाइट से, तो आईज एडजस्ट करती हैं। अगर आप में विटामिन ए की कमी है, मतलब रेटिनॉल की कमी है, तो आपका रेटिना इतना इफेक्टिव नहीं है। तो इसके हार्ड हो जाने से आप नाइट में कलर्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, और इनफैक्ट जब एकदम से जाते हैं नाइट में, मतलब डार्कनेस में आफ्टर लाइट, तो उसमें टाइम लगता है। तो ये प्रॉब्लम किसकी है? रेटिना की। इसे क्या बोल देते हैं? इससे क्या हो जाता है? कई बार एक्सट्रीम फॉर्म में क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस। ऐसा तो नहीं है ना कि आपका जो विटामिन ए की कमी है वो पूरी की पूरी कम है। अगर बिल्कुल कम हो गया तो नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब आप नाइट में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे किसमें? कलर्स में, और देख भी नहीं पाएंगे। पर अगर कंसंट्रेशन वैसे कम है विटामिन ए की, तो उस प्रोसेस में इशू आ जाता है जब आप लाइट से कहां जाते हैं? डार्कनेस में। तो और इसके अलावा, रेटिना के अलावा विटामिन ए हमने बता दिया आपको कि ये रेटिना पे इंपैक्ट करता है, पर इसके अलावा एक बड़ी है कि विटामिन ए को हम क्या बोल देते हैं? इट इज रिगार्डेड एज एंटी इन्फेक्शन विटामिन। एंटी इन्फेक्शन विटामिन, इसको स्टार मार्क कर लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा विटामिन एंटी इन्फेक्शन होता है। तो विटामिन ए इज रिगार्डेड एज एंटी इन्फेक्शन विटामिन। इसका मतलब क्या है? कि जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस होती हैं उससे कौन बचाता है हमें? ये बताता है। कौन बताता है? ये बताता है। अब जनरली क्या होता है, जिनमें विटामिन ए की कमी है उनमें इन्फेक्शंस इजीली क्या कर पाती हैं? बॉडी में इन्वेड कर पाती हैं, और फिर वो थोड़ी सी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। बट जिनमें विटामिन ए स्ट्रांग है उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, बिकॉज उनमें इन्फेक्शन से फाइट करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। अगर मैं आपसे बोलूं ये जो विटामिन ए है ये कहां मिलता होगा? ये मिलता है, इनका ओनली ओरिजिन क्या है? एनिमल ओरिजिन है। ओनली एनिमल ओरिजिन सोर्सेज में मिलता है। फॉर एग्जांपल मिल्क हो गया, बटर हो गया, इसमें मिलता है। मिल्क, बटर, एग यॉक, कोड लिवर ऑयल, ये सारा इसमें मिलता है। बटर, मिल्क, सारा इसमें मिलता है। ये एनिमल ओरिजिन से मिलता है विटामिन ए। और एक जो आपको स्टार्टिंग में बना दिया था कि इससे कौन सी प्रॉब्लम होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। क्योंकि जो विटामिन ए होता है, जो हमारी विजुअल पिगमेंट होती है, रोडोप्सिन, मतलब जो हमारी रेटिना है इसमें जो हमारी कोई रेटिना काम करता है ना, विजुअल पिगमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज रोडोप्सिन, उसमें हेल्प करता है। मतलब विटामिन ए होगा तो हमारे रॉड होंगे ना, रॉड सेल्स होंगे। कौन से हैं? रोडोप्सिन। मतलब विटामिन ए इनको एक्टिवेट करता है, इनके लिए जरूरी है रोडोप्सिन के लिए, दैट इज कॉल्ड एज, अब विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जो हम डिम लाइट से कहां जाते हैं, मतलब लाइट से कहां जाते हैं? नाइट विजन में जाते हैं। अब अगर ये नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और दूसरा क्या है जो हमने आपको बता दिया, दैट इज एंटी इन्फेक्शन के लिए। दो चीजें याद रखनी है, एंटी इन्फेक्शन विटामिन और नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है अगर ये नहीं होगा। और अगर मान लो नाइट ब्लाइंडनेस तो एक्सट्रीम कंडीशन है, तो अगर हम नाइट ब्लाइंडनेस को बोले तो इनको साइंटिफिक भाषा में क्या बोल देते हैं?
ये वर्ड हमें याद रखना है क्योंकि पेपर में काम आएगा। दैट इज कॉल्ड एज निक्टलोपिया, NYCT, निक्टलोपिया। दिस इज द प्रॉब्लम। नाइट ब्लाइंडनेस बोल दें, यहां इसी से वर्ड क्या नाइट आ रहा है, तो नाइटलोपिया, नाइट, NYCT, नाइटलोपिया या निक्टलोपिया, जो भी बोलना बोल रहे हैं इसको, पर है क्या, ये साइंटिफिक नाम है। ये कौन सी डिसीज है, किसके विटामिन से होती है, अगर ये आ जाए पेपर में डरना नहीं है कि विटामिन ए से क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, ऑल्सो कॉल्ड एज, साइंटिफिक नेम इज निक्टलोपिया, तो पता होना चाहिए। अब आपको हमने पहले बताया कि जो विटामिन ए है, विटामिन ए है, अब इस विटामिन ए को, विटामिन ए को अगर आपको बॉडी में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको। अब विटामिन, जैसे हमने पहले देखा ना विटामिन डी नहीं है बॉडी में, तो आप एक काम कर सकते हैं, सनशाइन में बैठें, क्योंकि जो विटामिन डी के बनने का प्रोसेस होता है बॉडी में वो रुका पड़ा है बिकॉज सनशाइन नहीं है। दैट्स व्हाई विटामिन डी इज कॉल्ड सनशाइन विटामिन बोला जाता है उसको। या आप बाद में बाहर से आप मेडिसिन ऐड करें, कौन सी, विटामिन डी के कैप्सूल्स आर्टिफिशियली, वो अपने आप आपकी बॉडी में विटामिन डी ऐड कर देंगे और वो पूरा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, बॉन्ड्स आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी। अगर विटामिन ए की कमी है तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी बॉडी में एक होता है बीटा कैरोटीन। अब बीटा कैरोटीन अगर बन गया, दैट बीटा कैरोटीन, दिस बीटा कैरोटीन विल हेल्प इन क्रिएशन ऑफ विटामिन ए। मतलब अगर मैं आपकी बॉडी में बीटा कैरोटीन डाल दूं, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ प्रोटीन विच हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। अब अगर मैं आपकी बॉडी में बीटा कैरोटीन डाल दूं, वो बीटा कैरोटीन अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज अ प्रोसेस। तो मतलब अगर हमें विटामिन ए डालना है तो बॉडी में क्या डालेंगे, बीटा कैरोटीन। अब बीटा कैरोटीन कैसे डालें, अब क्या होता है, जैसे हमारा राइस होता है ना, अगर हम उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दें, जैसे हमने देखा था ना पिछली क्लासेस में, एक होती है बीटी कॉटन, जो कॉटन को हमने उसके जीन को चेंज कर दिया, तो हमने क्या कर दिया, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिया। अगर हम राइस में भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दें और उस राइस में जीन में हम कौन सा जीन डाल दें, बीटा कैरोटीन जीन डाल दें, तो जो राइस तुम खा रहे हो वो क्या बनाएगा, बीटा कैरोटीन प्रोटीन बनाएगा। तो आपने क्या किया, राइस में एक जीन डाल दिया, बीटा कैरोटीन जीन। अब इसको आपने मॉडिफाई किया है। अब इस राइस को हम बोल देते हैं गोल्डन राइस, क्योंकि इनका कलर गोल्डन होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, गोल्डन राइस। तो हम राइस को मॉडिफाई करके उनमें बीटा कैरोटीन जीन डाल के आपकी बॉडी में आर्टिफिशियली बीटा कैरोटीन ऐड कर रहे हैं। वो बीटा कैरोटीन अपने आप किसमें कन्वर्ट हो रहा है, विटामिन ए में। तो याद रखना है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस कॉल्ड एज गोल्डन राइस एड्स बीटा कैरोटीन जीन in the rice variety which leads to creation of beta carotene in the body of the जो इसको कंज्यूम कर रहा है, and that will leads to the conversion into vitamin A। तो इस इंसान में किसकी कमी दूर हो जाएगी, विटामिन ए की। तो अगर आपकी बॉडी, आपको नाइट ब्लाइंडनेस का इशू आ रहा है तो आप क्या खाएं, गोल्डन राइस खाएं, उससे अपने आप विटामिन ए बन जाएगा और आपकी विटामिन ए से जो होने वाली प्रॉब्लम है, उसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस वो दूर हो जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए क्या इसके इंपैक्ट हैं और क्या खाना है आपको, जहां से विटामिन ए आता है वो खाएं। कि जो भी आपके एनिमल ओरिजिन सोर्सेज हैं, बटर खाएं, मिल्क पिएं, कर्ड का यूज करें, मीट, या ये सारी चीजों का यूज करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप वेजिटेबल्स खाते हैं, येलो या डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, मैंगो, पपाया, इसमें भी क्या होता है, विटामिन ए होता है। मतलब अगर आपको विटामिन ए लेना है, तो हमने आपको बताया ना, तो आप कह रहे हैं कि आपने पहले बोला था ओनली एनिमल ऑरिजिन। बिल्कुल, अगर आपको विटामिन ए लेना है तो वो ओनली एनिमल ऑरिजिन से आएगा, तभी वर्ड लिखवाया है ओनली एनिमल ऑरिजिन।
कुछ भी है जो बटर, मिल्क, ये जो हमने बोला है वेजिटेबल खाएं, कौन से, येलो एंड ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक कैरेट हो गया। अब इनमें विटामिन ए नहीं होता है, इनमें क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है। इनमें क्या होता है, बीटा कैरोटीन। पर वो किस में हेल्प करेगा अपने आप, विटामिन ए में। तो बीटा कैरोटीन के सोर्सेस क्या हैं, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। तो हरी सब्जियां खाएं, क्योंकि उसमें होता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन प्रोटीन कन्वर्ट्स इनटू विटामिन ए। तो आपने विटामिन ए की बनने की रिएक्शन में इंप्रूवमेंट कर दी, तो अपने आप विटामिन ए बन जाएगा। तो ठीक है, विटामिन ए होता है सिर्फ एनिमल सोर्सेज में, पर बीटा कैरोटीन से जिससे विटामिन ए बनता है वो होता है वेजिटेबल्स में। तो दोनों का यूज कर सकते हैं जो आपको चाहिए। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट जो है विटामिन, दैट इज विटामिन ए। हमारा डी हो गया है, ए हो गया है। पहले हम पढ़ रहे हैं फैट सॉल्युबल, और फैट सॉल्युबल में 4 होते हैं, ए डी ई एन के। हमने डी पढ़ लिया, ए पढ़ लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विटामिन के। विटामिन के नहीं, विटामिन ई पढ़ते हैं ना, के तो हमने पढ़ा ही हुआ है, विटामिन ई। और विटामिन ई को क्या बोलते हैं, अभी पढ़ा ना, मैं थोड़ी देर, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, ये नाम नहीं भूलने। अगर पेपर में यही आ गया ना कि विटामिन लिख के उनके साइंटिफिक नाम को मैच करवाना आ गया, वो ना कर दें गलत भाई। या तो ये आएगा विटामिन उसके साइंटिफिक नेम, या आएंगे कौन कौन सी डिसीज होती हैं, या आएगा कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। यही आएगा विटामिन में, और कुछ नहीं आएगा कि भाई इससे क्या होती है, बोन्स वीक होती हैं, इससे डिसीज के जो होते हैं नाम क्या क्या है, इतना ही आएगा। ये आपको गलत नहीं करना है। अब देखते हैं विटामिन ई के कारण जो होते हैं, दैट इज टोकोफेरॉल। ये है इसका साइंटिफिक नाम। अब विटामिन ई जो जनरली है, इट इज अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट। अभी हम बता के आ रहे हैं ना कि हम बॉडी में नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं। अब दिस विटामिन ई इज अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। मतलब भाई आप ये बताएं मुझे, आपकी बॉडी एज होती है, एजिंग होती है, एजिंग होगी तो मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अभी हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब आए थे, पहले लेक्चर, पहले पन्ने में बताया था ये पूरी कहानी, ये वाली रिडक्शन वाली, कि जो बॉडी है वो रिड्यूस होती है। भाई आप जो आज हैं 10-20 साल बाद एज होते रहेंगे, मतलब आपकी बॉडी रिड्यूस हो रही है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। हम बोलते ना कि एंटी एजिंग, की एजिंग ना हो, मतलब एंटी ऑक्सीडेशन। तो जो हमारा ये नेचुरल है विटामिन, दैट इज विटामिन ई, इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट। कि हम बॉडी में अगर नेचुरल ऑक्सीडेशन होते रहने दें तो बहुत जल्दी बॉडी खत्म हो जाएगी। तो बॉडी का अपना नेचुरल मैकेनिज्म भी है जो एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें हेल्प करते हैं, बॉडी को एज से रोकते हैं। अगर आप आर्टिफिशियली ऐड करते रहेंगे तो आपकी एजिंग जो नेचुरल है वो और स्लो हो जाएगी। बट बॉडी में नेचुरली भी एंटीऑक्सीडेंट एग्जिस्ट करते हैं, और वही विटामिन ई है दैट इज कॉल्ड एज टोकोफेरॉल, विच एक्ट्स एज अ एंटीऑक्सीडेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्ट टू काउंटर whom, फ्री रेडिकल्स। जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब फ्री रेडिकल का ये है कि जो कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिन पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये समझ लें। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में रहने की कोशिश करते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन है, दैट इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल, एंड फ्री रेडिकल इज वेरी वेरी रिएक्टिव। तो यही विटामिन एक्ट करते हैं एंटीऑक्सीडेंट की तरह, जो फ्री रेडिकल्स को कैप्चर कर लेते हैं और उनको बॉडी को रिड्यूस नहीं होने देते, देयर बाय प्रिवेंट द। अब जब आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स नहीं है, बॉडी रिड्यूस नहीं हो रही है, तो इससे क्या होता है, अपने आप जो आपकी बॉडी में कैंसर हो रहा होता है, तो जो फ्री रेडिकल्स हैं, अब उसमें होता क्या है, कैंसर का मतलब क्या है, अगर हम एक आसान भाषा में समझने की कोशिश करें, जो आपका सेल का डिवीजन हो रहा होता है आपकी बॉडी में, होता है ना, माइटोसिस होता है, हमने पढ़ा ना माइटोसिस और मायोसिस पहली क्लास में। माइटोसिस में इक्वल सेल डिवीजन होता है और मायोसिस में रिडक्शनल सेल डिवीजन होता है, पढ़ा था। अब माइटोसिस में आपके सेल डिवाइड होते रहते हैं, बट इफ दैट प्रोसेस बिकम्स वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल्स, तो क्या हो जाएगा, कैंसर। तो कैंसर इज अ, जो आपका नॉर्मल सेल डिवीजन प्रोसेस है वो इंपैक्ट हो जाए, तो अगर आपकी बॉडी से सेल गए
तो बॉडी गई, बिकॉज बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। तो वो जो डिवीजन ऑफ सेल्स है, अगर वो बहुत फास्ट हो जाए या नेचुरल जो होता है उससे अलग हो जाए, तो वो सारा काम खत्म हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज अनडिफरेंशिएटेड सेल डिवीजन, दैट इज कॉल्ड एज कैंसर। तो उससे क्या होगा, जितने फ्री रेडिकल्स ज्यादा होंगे उतने बॉडी में कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज सेल को रिएक्ट करने के चांसेस ज्यादा है। तो विटामिन ई इज वेरी हेल्पफुल टू प्रिवेंट द इंडिविजुअल फ्रॉम डिसीजेज लाइक कैंसर्स। तो इनफैक्ट ये फ्री रेडिकल्स जाके आपके सेल्स पे अटैक करेंगे। अब सेल में क्या होता है, आपके जेनेटिक मटेरियल यही होता है, तो इसको भी ऑल्टर कर देंगे। तो क्या कर देंगे, आपके जीन मॉडिफिकेशंस करनी स्टार्ट कर देंगे। तो हम आप में भाई अगर फ्री रेडिकल्स हैं तो वो इतने रिएक्टिव हैं, ऐसे समझ लें। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, जैसे आपने ओजोन लेयर डिप्लीशन सुना है। ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट होती है, ओजोन लेयर, उसमें भी फ्री रेडिकल्स होते हैं। जैसे आपने ये सुना होगा, फ्री रेडिकल का एक एग्जांपल बताते हैं जो आप लाइफ में देखते भी हैं। आपकी ओजोन लेयर होती है ना भाई, एक ओजोन लेयर कहां होती है, ट्रोपोस्फियर में। अगर अभी आपने सुना हो, कभी ज्योग्राफी पढ़ी हो, एक होती है स्ट्रेटोस्फियर में। जो हमारी धरती है इसमें लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। एक पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फियर, फिर आती है स्ट्रेटोस्फियर। एक ओजोन यहाँ पे होती है, एक ओजोन यहाँ पे होती है। जो ट्रोपोस्फियर वाली ओजोन होती है ये बड़ी ही हार्मफुल होती है, इट इज अ काइंड ऑफ अ पोल्यूटेंट। बट वही ओजोन जब स्ट्रेटोस्फियर में एग्जिस्ट करती है, इट इज अ गुड थिंग, बिकॉज जो सन से रेज आ रही होती हैं, यूवी रेज, उनसे बचाती है हमें ओजोन। और अगर इसी ओजोन पे मैं कोई फ्री रेडिकल ले आऊं तो ये ओजोन क्या हो जाएगी, खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। और क्या होता है, जो हमारे क्लोरीन होते हैं, क्लोरीन पे अगर फ्री रेडिकल आ जाए तो क्लोरीन कैसे रिएक्ट करेगी, ओजोन से। तो उससे रिएक्ट करके क्या बनाएगी, ClO, और क्या बना देगी, O2 रेडिकल। मतलब किसको खत्म कर रही है, ओजोन को खत्म कर रही है। किसमें, O2 और O रेडिकल में, O2 रेडिकल और ClO में। कहने का मतलब जहां पे भी रेडिकल होगा वो किसी ना किसी से रिएक्ट करेंगे। मतलब फ्री रेडिकल्स कभी अकेले शांति से नहीं बैठ सकते, वो किसी के जिंदगी में जाके उसमें दुविधा डालेंगे ही डालेंगे, ये समझ लें। तो हमारा जो विटामिन ई है, जो हमने आपको बताया सिंपल सा, ये फ्री रेडिकल्स से बचाने की कोशिश करता है। ये फ्री रेडिकल्स को जाके कैप्चर कर लेता है और फ्री रेडिकल्स को सेल में जाने से रोकता है और सेल को डिस्ट्रॉय करने से रोकता है। और सेल का वही जो डिवीजन होता है, जो बहुत ही क्या हो जाए, फास्ट हो जाए और नेचुरल ना रहे, उसे क्या बोल देते हैं, कैंसर बोल देते हैं। तो इसमें हेल्प करता है। और जब हमारी भाई, हमने आपको, अब क्वेश्चन आता है कि जो फ्री रेडिकल्स हैं ये हम बॉडी में कैसे बनते हैं। भाई बिल्कुल आसान काम है, कैसे बनते हैं। आपकी बॉडी में आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो, आप फैट्स लेते हो, सब कुछ ले रहे हो आप। जब ये फैट्स कार्बोहाइड्रेट बॉडी में लोगे तो क्या होता है, इनका, इन पे रिएक्शंस होंगी ना, इसी से क्या बनती है, आपकी एनर्जी बनती है। तो आपकी जो पूरी एनर्जी बन रही है वो यहीं से बन रही है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स से या प्रोटीन से बन रही है। अब जब ये रिएक्शन होती हैं तो इनकी रिएक्शंस में क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स। तो आप ये समझ लें, जो हम बोल देते हैं ना कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, बोलते हैं ना मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के टाइम पे यही रिएक्शन हो रही होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, जो भी आपके फैट्स हैं, इसको एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। उस मेटाबॉलिज्म के टाइम पे इन रिएक्शंस में क्या निकलते हैं, फ्री रेडिकल्स। तो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स नेचुरली निकलते निकलते हैं, आपकी बॉडी नेचुरली डिग्रेड होती ही होती है, तभी उसे बोल देते हैं एजिंग। पर अगर वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाए, जब आपकी बॉडी में विटामिन ई ना रहे, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड विटामिन ई, और हमें कुछ नहीं करना है। और हम पढ़ते हैं इसके बाद विटामिन के, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। आपको हर विटामिन के बारे में पता होना चाहिए। हमने पहले पढ़ लिया था विटामिन के, जब हमने पहले लेक्चर में कौन सा टॉपिक पढ़ा था, ब्लड क्लॉटिंग का टॉपिक पढ़ा था। क्या बताया था उसने हमने, कि जो विटामिन के है इसका काम होता है क्या करना, क्या काम है इसका, ब्लड विटामिन के का। आपको बताया था ना कि लीवर और विटामिन के का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में। मतलब विटामिन के इज लाइक अ सिग्नल टू लीवर।
टू डू अ ब्लड क्लॉटिंग, बिकॉज लीवर से जो हम आगे जो होते हैं प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोटीन्स होते हैं ना, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन। जिस दिन पहले दिन क्लास में हमने आपको बताया था कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, तो ब्लड में प्रोटीन्स होते हैं कौन से, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन, और दीज टू प्रोटीन्स पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। जब ब्लड वेसल में रप्चर आता है तो वहां जाके फाइबर मैश लाइक स्ट्रक्चर कौन बनाते हैं, ये प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। और ये प्रोटीन कौन बनाता है, लीवर, और उनमें हेल्प कौन करता है, विटामिन के। तो अगर विटामिन के की कमी हुई तो लीवर क्या नहीं बनाएगा, वो नहीं बनाएगा, तो उससे क्या नहीं होगी, ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी। तो मतलब विटामिन के जाने से किस पे इंपैक्ट पड़ता है, ब्लड क्लोटिंग पे इंपैक्ट पड़ सकता है। तो विटामिन के इज कॉल्ड एज अ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। अगर हमें फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन चाहिए तो विटामिन के चाहिए, उसके बिना नहीं होगा तो इंसान एक्सेसिव ब्लीडिंग से शिकार हो जाएगा, दैट इज इट। और ये आपको पता होना चाहिए क्या है विटामिन के, बस ब्लड क्लॉटिंग याद कर लें। अब हमारे कौन से बचे, हमने पढ़ लिए हैं जो हमारे कौन से हैं, ये फैट सॉल्युबल वाले विटामिन हैं, चाहे वो फाइलोक्विनोन हो, चाहे वो हमारा टोकोफेरॉल हो, चाहे वो कैल्सिफेरॉल हो, या फिर जो हमारा विटामिन ए है दैट इज कॉल्ड एज रेटिनॉल, वो हो, रेटिनॉल वो हो, रेटिनॉल वो हो, यही है ना रेटिनॉल। अब हम पढ़ेंगे विटामिन बी पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, कौन सा बचता है, विटामिन सी। तो एक काम करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं विटामिन सी, नॉन कॉम्प्लेक्स बी, फिर बचते कौन से हैं, बी वाले, फिर कौन से बचेंगे, हमारे बी वाले बचेंगे। तो नाउ लेट्स डू द विटामिन सी वाला जो कंपोनेंट है, विटामिन सी वाला कंपोनेंट है। क्या है विटामिन सी, नाम तो आपको बता दिया था, कौन सा एसिड है, विटामिन सी जो एसिड है ये कौन सा एसिड है, सभी ने पढ़ा है अभी, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, इसको लिख लिया है। क्या करता है विटामिन सी, अब आपको पता तो होगा विटामिन सी का नेचुरली कि विटामिन सी कौन कौन से मिलता है, ये तो पता ना, फ्रूट्स में मिलता है, ये फ्रूट्स में मिलता है। अब विटामिन सी की वजह से आपने पहले भी सुना होगा जो प्रॉब्लम होती है दैट इज कॉल्ड एज स्कर्वी, जो आपके मसूड़े होते हैं उसमें ब्लीडिंग होती है, और क्या बोलते थे इसको, ब्लीडिंग गम्स। तो विटामिन सी की कमी से जो डिसीज होती है दैट इज कॉल्ड एज स्कर्वी, दैट इज ब्लीडिंग गम्स, जो मसूड़ों में आपके ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा जो आपके वूंड होते हैं उनमें जो हीलिंग होती है, जो वूंड हुए ना आपके, उसमें डिले आना स्टार्ट हो जाता है। कोई घाव लगा, जिनमें घाव होता है, कहीं चोट लगी वो भरी नहीं रही है, टाइम लग रहा है, मतलब डिले हो रहा है, तो उसमें विटामिन ए की कमी है, क्योंकि सॉरी विटामिन सी की कमी है, विटामिन सी की कमी है। ये दो चीजें होती हैं। क्यों होता है ऐसा, इसको समझते हैं। अब ना आपकी जो बोन है उसका एक ऑर्गेनिक पार्ट होता है, कैसे समझाएं इसको आपको, थोड़ा आसानी से समझाते हैं। आपकी बोन है, उसमें एक ऑर्गेनिक पार्ट होता है, उसे बोल देते हैं कोलेजन। अब इसकी सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है, तो आपने देखा बोन बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी है। बोन एक तरह की हड्डी है, अगर उस हड्डी को आग लगाएंगे तो बहुत सारे मिनरल्स होंगे ना बोन्स में। एक उसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है, उसे बोल देते हैं कोलेजन। अब ये कोलेजन जो है इसकी सिंथेसिस में विटामिन सी हेल्प करता है। अगर आप में विटामिन सी की कमी है तो आप में क्या नहीं बनेगा,
कोलेजन नहीं बनेगा। तो मतलब क्या नहीं होगा, बोन नहीं आपकी रिपेयर कर पाएगी। तो बोन या मसल्स बोल लूं मैं, उन बोन्स और मसल्स में अगर कभी कोई वूंड हुआ है, that will not be repaired in a natural manner. It will be delayed because the component in the bone, organic component called as collagen, that will not be synthesized if there is an deficiency of vitamin C. ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आता है विटामिन बी। ये सी का बारे में दो चीजें हैं। अब पढ़ते हैं विटामिन बी के बारे में। अब विटामिन बी पढ़ेंगे ना, इसमें हमें सारे पढ़ने पड़ेंगे। पता नहीं क्यों बार बार से विटा ना हो रहा है विटामिन का, जब से स्टार्ट किया है, पर विटामिन बी पढ़ते हैं। अब विटामिन बी ना सारे इसमें B1, B2, B3 सारे हैं ना। आपको दो बताए थे, इसमें दो क्लासिफिकेशन है। स्टार्टिंग में याद है कि नहीं है? जो पहले वाले थे देवर कॉल्ड एज, जो पहले वाले थे क्या बोला था हमने, दो क्लासिफिकेशन की थी ना, एक था हेमेटोपोइटिक और एक क्या था, जैसे ये क्लासिफिकेशन की है। याद तो आपको नहीं होगा बिकॉज बिना याद के काम नहीं बनने वाला है, बिना याद के काम नहीं बनने वाला है। पहले मुझे बताएं कि क्या था नाम, फिर मैं आपको बताएंगे आगे। एक क्लासिफिकेशन थी B9 और B12 की, दैट वाज कॉल्ड एज हेमेटोपोइटिक। वो आपको बताना था उसका मतलब कि इसमें दो क्लासिफिकेशन की थी, एक थी हेमेटोपोइटिक, एक और थी, वो बताएं क्या थी। इसमें तो B9 और B12 आ रहे थे और इसके पहले वाले सारे उसमें आ रहे थे, रेस्ट। तो उसका क्लासिफिकेशन का नाम क्या था, पहले बताएं कमेंट सेक्शन में, फिर बताएंगे। क्योंकि भाई साइंस में ना चीजें थोड़े से नाम टफ हैं, पर करने तो पड़ेंगे ना, कि क्या है थायमिन, क्या है रेटिनॉल, क्या है कैल्सिफेरॉल, किसको बोलते हैं। अब इनके नामकरण का कोई लॉजिक नहीं होता है, मतलब लॉजिक तो है पर टफ नाम का कोई लॉजिक नहीं है ना, वो आपको याद करने पड़ेंगे। थोड़ा बहुत तो लॉजिक इसमें भी है, किसी नाम के बेसिस पे रखे हैं। जो कैल्शियम बनाता है उसका नाम कैल्सीफेरॉल रख दिया, तो आपको समझ में आएगा कि कैल्शियम बनाने के लिए विटामिन डी होता है, तो कैल्सीफेरॉल तो करना पड़ेगा इसको आपको। तो ऐसे ही विटामिन बी का भी हमने क्लासिफिकेशन किया था, एंड दैट क्लासिफिकेशन वाज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ, जो ये था हेमेटोटिक और ये क्या थे, एनर्जी रिलीजिंग। अब तो याद आ गया होगा क्या है ये एनर्जी रिलीजिंग। अब ना इन विटामिन बी की कुछ कॉमन फीचर्स हैं सभी विटामिन बी में। क्या है इसको देखते हैं। पहला काम क्या है इनका, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। अगर मैं आपको, आपने ब्रेन में न्यूरॉन सुने, जैसे पहला इनका काम क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं ना, इनका काम क्या होता है न्यूरॉन्स का। जैसे अभी अभी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखते हैं ना, वो ह्यूमन इंटेलिजेंस की मिमिक्री होती है ना, तो आपके जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसका मिमिक्री या हम बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दें तो क्या बन जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उनमें भी क्या होते हैं, उनमें भी नोड्स होते हैं ना, जो आपके मॉडल बनते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, LLM मॉडल्स, उसमें भी क्या होते हैं, उसमें भी क्या होते हैं, नोड्स बने होते हैं। और वैसे ही न्यूरॉन्स हैं, जैसे वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, वैसे न्यूरॉन का काम भी क्या होता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। अगर आपकी बॉडी में मैं बोलूं कि नर्व इंपल्सन ट्रांसमिशन, न्यूरॉन का काम क्या है, नर्व इंपल्सिव ट्रांसमिशन। कहने का मतलब ये है आसान भाषा में कि जो भी न्यूरॉन्स ने ट्रांसमिट करनी है इंफॉर्मेशन, वो न्यूरॉन्स करते हैं अगर बॉडी में क्या हो, विटामिन बी हो। विटामिन बी हेल्प करते हैं न्यूरॉन्स को उनका काम करने में। अगर विटामिन बी की कमी आई तो न्यूरॉन्स अपना काम नहीं कर पाएंगे, इन द सेंस इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे। तो इनका एक काम होता है प्रॉपर नर्व इंपल्सिव ट्रांसमिशन थ्रू न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। तो अगर ये नहीं होता है तो काम खराब हो जाएगा। क्योंकि ये करते क्या है विटामिन बी,
जो ये न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, इन पे लेयरिंग का काम करते हैं। लेयरिंग का मतलब रिच इंसुलेटिंग लेयर बनाते हैं, उसे बोल देते हैं माइस। जैसे ये आपका, मैं आपको बना के दिखा देता हूं, इसको ऐसे देख लें तो हमें आपको पता लगा कि हमारे जो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं बॉडी में, जैसे वो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ऐसे है कोई न्यूरॉन, तो ऐसे न्यूरॉन्स बने हुए हैं, ऐसे पूरी इनका स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन्स का। ये आगे जाते हैं, इससे इंफॉर्मेशन जाती है, ऐसे पूरा ढांचा बना होता है ऐसे। तो इनमें पूरे ऐसे लगे होते हैं। कहने का मतलब इन पे जो लेयरिंग होती है, लेयरिंग होती है, ये वाली लेयरिंग, तो इनको लेयरिंग में कौन हेल्प करता है? विटामिन बी। और बिना लेयरिंग के जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी होती है उसमें दिक्कत आती है। मतलब इन न्यूरॉन्स को काम करने के लिए एक प्रोटेक्टिंग लेयर की जरूरत होती है, और वो प्रोटेक्टिंग लेयर को बनाने के लिए कौन हेल्प कर रहा है? विटामिन बी हेल्प करते हैं। बहुत सारे विटामिन बी, B1 B2 बहुत सारे हैं। तो ये लेयर बनाने में कौन हेल्प कर रहे हैं? इंसुलेटिंग लेयर। मतलब ये समझ लें, ये सिग्नल ट्रांसफर कर रहे हैं, और सिग्नल ट्रांसफर करते करते अगर ये इंसुलेटिंग लेयर ना हो तो सिग्नल क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इंसुलेटिंग लेयर का काम कौन करते हैं? विटामिन बी हेल्प करते हैं उसमें। तो पहला काम क्या है विटामिन बी का? न्यूरॉन इंपल्सिव ट्रांसमिशन को इंश्योर करते हैं बाय क्रिएटिंग अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। दूसरा काम क्या है इनका? पहला काम तो ये हो गया, दूसरा काम देखें क्या है। दूसरा काम है इनका ये, आपने अभी हमने आपको बताया जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ये सब क्या जनरेट करते हैं? एनर्जी। अब इस प्रोसेस में कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स एनर्जी रिलीज करें, इस प्रोसेस में कौन हेल्प करता है? विटामिन बी। आप ऐसे लगा लें, दीज विटामिन बी एक्ट्स लाइक एंजाइम्स। मतलब क्या होता है एंजाइम का? आपकी कोई भी जो रिएक्शन हो रही है कन्वर्टिंग ए टू बी, उस रिएक्शन को फास्ट करने में या एफिशिएंट करने में जो यूज होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज एंजाइम। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में, उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसमें ये एंजाइम्स बनाने में हेल्प करते हैं, ताकि वो रिएक्शन क्या हो जाए? फास्ट हो जाए। ये आपको यूज करना है। एंजाइम्स हैं, जैसे एक केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट होता है ना, वो रिएक्शन को फास्ट कर देता है। और वही कैटलिस्ट का काम क्या है? बॉडी में क्या होते हैं वो? बायोलॉजिकल एंजाइम्स आर कॉल्ड एज कैटलिस्ट। मतलब जो बॉडी में कैटलिस्ट है वो क्या है? बायोलॉजिकल एंजाइम्स है। मतलब वो रिएक्शन करवाने में हेल्प कर रहे हैं। बस ये याद रखें कि जो आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है उस प्रोसेस में कौन हेल्प कर रहा है? विटामिन बी। जो आपका नर्व इंपल्सिव ट्रांसमिशन है उसमें कौन हेल्प कर रहा है? विटामिन बी। ये आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद जो डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन है। तो ये दो चीजें नहीं भूलनी है आपको। तो कल को पूछेगा विटामिन बी के क्या काम है? दो इंपॉर्टेंट काम है। एक तो नर्व इंपल्सिव ट्रांसमिशन में, मतलब मैसेज ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं? हमने आपको बता दिया, जो न्यूरॉन्स हैं उसके आउटसाइड में ये प्रोटेक्टिव लेयर बना के हेल्प करते हैं। और दूसरा क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स हैं उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उस रिएक्शन में दे एक्ट लाइक एंजाइम्स। तो दोनों में हेल्प करते हैं। अगर ये विटामिन हमारे पास बी नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी, तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी। ज्यादा जीरो नहीं बोल रहे, मतलब उसमें इंपैक्ट पड़ेगा। तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो आप काम नहीं कर पाओगे। तो वीकनेस होती है तो वो विटामिन बी के कारण होती है। और एक होता है आपका आपका अगर न्यूरॉन से मैसेज में ही डिले हो गया, भाई आपका न्यूरॉन बहुत फास्ट काम करता है, बहुत ही फास्ट क्विक रिस्पॉन्स होता है। अगर ये विटामिन बी ना हो और ये लेयर ना हो तो न्यूरॉन को ट्रांसफर करने में डिले आ गया तो काम खत्म हो जाएगा। आपने किसी चीज पे हाथ लगाया, आप किसी गर्म चीज पे हाथ लगाते हैं तो एकदम से हटा लेते हैं ना, वो कितना फास्ट रिएक्शन हो रहा है, माइंड से, ब्रेन से आ रहा है। अगर डिले होना स्टार्ट हो गया फिर तो हाथ जल रहा है, बाद में मैसेज आ रहा है भाई जल गया, तो फिर बैठे रहें तो पूरा का पूरा काम खराब हो जाएगा। अपनी आपकी बॉडी बहुत ही क्विक रिएक्शन देती है।
इतनी फास्ट रिएक्शन देती है, जैसे आप किसी को मैसेज डालते हैं, पहुंच जाता ना मैसेज, यहां से आपने मैसेज डाला किसी को यूएसए में, व्हाट्सएप मैसेज पहुंच जाएगा ना, कितना फास्ट होता है वो, इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, बिकॉज स्पीड बहुत फास्ट है, सेम ब्रेन में है, तो उसमें डिले ना हो जाए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब हमारा कहीं गलत हाथ ना रख लें उस पर। थोड़ा सा डिले होता, मान लो हमारी माइंड की 1G टेक्नोलॉजी होती, 2G टेक्नोलॉजी, आप किसी पे गर्म चीज़ पे हाथ रख रहे हैं, सड़ गया, बाद में मैसेज आया कि तूने क्यों रखा, ऐसे नहीं बॉडी चलती है, बॉडी बड़ी क्विक रिएक्शन पे चलती है। अब बात आती है, पहले पढ़ते हैं विटामिन B1। बड़ी कम्प्लेक्स है बॉडी, जिसको हम बड़ी सिंपली भाषा में आपको समझा रहे हैं। क्या नाम है इसका, पहले नाम देखते हैं। इसको हम ऐसे डंडी मार लें कॉपी में, और ना इसके रनिंग नोट्स बनाते रहें। बस आपको इस पेपर में करना क्या है, सिंपल सी चीज जो करनी है, आपको इंफॉर्मेशन एक्वायर करनी है, उसको समझना है, उसको रिवाइज करना है। पेपर में ना इंफॉर्मेशन सामने लिखी होती है, बस कुछ सही होती है, कुछ गलत होती है। अब अगर आपने एक बार पढ़ लिया है, चीज को समझ लिया है, रिवाइज कर लिया है, अच्छे से एक्टिवली रिवाइज किया है, ऐसे नहीं बस ऊपर ऊपर से देख रहे हो, दिमाग लगा के रिवाइज कर रहे हो कि भाई जैसे हमने अभी पढ़ा विटामिन, आपने दिमाग लगाया इसके बाद कि विटामिन डी में क्या होता है, विटामिन सी में क्या होता है, स्कर्वी किससे होती है, मतलब बार बार आपने एक्टिवली याद किया। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा हेल्प होगी। ऑब्जेक्टिव पेपर को निकालने का एक ही तरीका है, जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतने ज्यादा आपको गलतियां पता लगेंगी, जितनी ज्यादा गलतियां पता लगेंगी उतने पेपर में गलतियां कम होंगी, और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पता लग जाएगा। ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन पूरा ना भी आता हो तो भी नंबर आ जाते हैं, आंसर आ जाता है, बिकॉज आपको कोई चीजें पकड़नी है गलत, उसमें से एक गलत चीज पकड़ी, आपका आंसर आ गया, बाकी आपको पता भी नहीं था। लेट्स सपोज आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में ये 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, 3-4, और यहां पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। अब एक ही आंसर है जिसमें क्या है 4 लिखा हुआ है, और आपको पता है कि 4 तो पक्का सही है, आप क्या मार दोगे, ये मार दोगे, आपको पता ही नहीं है 1 2 3 के बारे में, या फिर आपको 1 2 3 4 के बारे में चीजें याद नहीं थी, आपने जाके देखी तो आपकी जो पूरी इंफॉर्मेशन थी जो आपने पढ़ी थी वो सामने आ गई, आपके रिकॉल हो गई, बिकॉज सामने इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर को करने का तरीका क्या है, नोट्स ज्यादा बल्कि ना बनाएं, सिर्फ की पॉइंट्स लिखें। अगर ये पेपर सब्जेक्टिव भी होता तो हम इसके नोट्स भी बनवाते आपको प्रॉपर, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है तो नोट्स का कोई फायदा नहीं है, बस बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए आपके पास। जितने कम नोट्स होंगे, जितने प्रिसाइज होंगे, उतना ज्यादा फायदा है आपको इसमें। अब विटामिन B1 का जो नाम है दैट इज बेसिकली अ थायामीन, ये हमने पहले भी लिख लिया है। अब इससे होता क्या क्या ये लिख लें, थायामीन, ये इसका साइंटिफिक नेम है। अब हमें इन जो B1 B2 है इनके बारे में ज्यादा नहीं लिखना है, बस ब्रॉड पता होना चाहिए। अब क्या होता है, इससे जो प्रॉब्लम होती है दैट इज कॉल्ड एज, आपकी भूख लगनी बंद हो जाती है, मतलब आपकी जो इनडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, उसको ब्रॉड में बोल देते हैं एनोरेक्सिया। मतलब अगर हम पेपर में आए इससे क्या होता है एनोरेक्सिया, तो पता होना चाहिए इससे क्या होता है, भूख लगनी बंद हो जाती है। पेपर के टाइम पे भी ऐसा ही होता है, वो पर टेम्परेरी होता है। विटामिन B1 से थायमीन, थायमीन से मतलब क्या है एनोरेक्सिया, मतलब लॉस ऑफ हंगर, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है। क्यों होता है ऐसा, बिकॉज आपकी बॉडी में, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, हम पढ़ेंगे भी, इसको करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक होता है GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जैसे भाई आपकी ये फूड पाइप है, उसके बाद ऐसा होता है ना, आपकी ऐसे बॉडी है, थोड़ा इसका साइज गलत हो गया है, इसको थोड़ा सा हमें एलोंगेट करना पड़ेगा। इधर कहीं आप कहीं क्या बना दिया, ऐसे ऐसे, ओके मां नीचे, अगर मैं ऐसे बनाऊं इसको, तो दिस इज कॉल्ड एज स्टमक। इसमें हम इसको स्टमक लिख रहे हैं, देख लेना भाई सही बनेंगे नहीं। ये फूड पाइप है, उससे खाना आता है। अब जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और फैट्स हैं, जिसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कहां पे होता है,
इसमें होता है। हम पढ़ेंगे पूरा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या क्या काम करते हैं। हम एक दो लेक्चर के बाद पूरा पढ़ेंगे कि पूरा खाना जो हम खाते हैं कहाँ कहाँ से जाता है, कहाँ कहाँ रिएक्शंस होती हैं, कैसे कैसे वो एंड तक जाता है, वेस्ट तक। तो पूरा पढ़ेंगे। उसमें किडनी का रोल भी आएगा, उसमें लीवर का रोल भी आएगा, उसमें लंग्स का रोल भी आएगा। मतलब आपके रेस्पिरेशन सिस्टम भी पढ़ेंगे, हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ेंगे, ताकि आपको, या जो आपका क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एक इंपॉर्टेंट, एक होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक होता है जो हमारा वेस्ट सिस्टम होता है, उसके लिए जो सारे ऑर्गन्स हैं वो कैसे काम करते हैं, कौन सा कहाँ से इंजाइम डालता है, कौन सा हार्मोन काम करता है, कौन सा जूस होता है बाइल जूस, कैसे लीवर काम करता है, क्या है फर्क लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल में, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम एक दो क्लासेस में वो सिस्टम भी सारे कवर करेंगे। एक बार हमने ये कर लिया फिर नहीं आपका साइंस इससे बाहर आ रहा, हम पहले ही बहुत डिटेल में कर रहे हैं और ये करना जरूरी भी है। अब ये आपका क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अगर इसमें डिस्टर्बेंस होता है, मतलब जो आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स हैं जो एनर्जी को बना रहे हैं, मतलब आपका जो मेटाबॉलिज्म है, अगर उस मेटाबॉलिज्म में इंपैक्ट आ जाए तो हम बोलते हैं कि भाई आपका काम नहीं कर रहा है। तो आपका पूरा का पूरा जो यहां पे रिएक्शन होती है स्टमक में, उसमें विटामिन B1 बहुत जरूरी है। अगर विटामिन B1 नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर आपका पूरा का पूरा फूड वाला जो भी ये ट्रैक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसमें काम नहीं होता है। तो आप में क्या हो जाती हैं, इसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो आपका पूरा का पूरा जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है। इनफैक्ट वो हो ही नहीं पाता है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ हंगर। आप जब खाएंगे ही नहीं तो कैसे एनर्जी कन्वर्ट होगी। अब आता है दूसरा बेरी बेरी, विटामिन B2 से आती है जो प्रॉब्लम बेरी बेरी। तो हमने B1 से देख लिया, नाम क्या है थायमिन, प्रॉब्लम देख लिया एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ हंगर। विटामिन B2 जो होती है उससे कौन सी डिसीज होती है हमें देखना पड़ेगा, पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक होती है विटामिन, मतलब एक इससे बेरी बेरी भी होती है। हमने इसी में लिखना था, सॉरी जो हम पीछे कर रहे थे, इधर ही बेरी बेरी हम इधर करना था। हमें विटामिन B1 में दो तो पढ़ लें डिसीज, वो तो B2 में आएगी। बेरी बेरी फ्रूट का नाम नहीं है, ये कोई कैंडी नहीं है, ये डिसीज है बेरी बेरी। अब ये दो तरह की होती हैं, एक होती है ड्राई, एक होती है वेट। बेरी बेरी डिसीज है, ये दो तरह की होती हैं, एक ड्राई और एक वेट। इतना हमें नहीं जानना है, हमें बस ये जानना है कि जो बेरी बेरी होती है किसके कारण होती है, विटामिन B1 के कारण। और ये भी होना चाहिए कि होती क्या है बेरी बेरी। उसने एक लाइन साथ में ऐड कर दी कि विटामिन B1 डेफिशिएंसी लीड्स टू बेरी बेरी विच इज दिस प्रॉब्लम। पता तो हो क्या होता है बेरी बेरी, 10th में भी याद करते हैं बेरी बेरी, पेपर है ना, थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए क्या होता है बेरी बेरी। इसका बस सिंपल मतलब समझ लें, इट इन्वॉल्व्स द, जो ड्राई बेरी बेरी है, इट इन्वॉल्व्स द नर्व्स एंड मसल्स ऑफ द बॉडी। मतलब जब आप में विटामिन B1 की कमी होगी तो, क्योंकि आप देखें आप में लॉस ऑफ हंगर है तो एनर्जी नहीं होगी, तो ड्राई का मतलब क्या है, आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी, तो यू विल नॉट बी एबल टू वॉक और मूव। तो ये सब प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो वॉकिंग डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि इट ऑल्सो लीड्स टू रिड्यूस मेलानिन सिंथेसिस कॉल्ड एज, जैसे हमने अभी आपको बताया ये पीछे ये वाला, ये न्यूरॉन बनाया था ना, स्ट्रक्चर बनाई थी हमने। अब इस स्ट्रक्चर में, न्यूरॉन वाले में, ये जो न्यूरॉन्स हैं ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए ये जो डब्बे बने हैं ना, इसे बोल देते हैं मेलिन। अगर न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है न्यूरॉन में से, तो एक चीज क्या है, मेलिन। अब ये मेलिन अगर नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं होगी। अब जब हमारा विटामिन B1, बी में विटामिन B1 जो हमारे पास है, इस B1 की कमी से बेरी बेरी होती है ड्राई वाली, तो इससे क्या होता है, ये मेलिन बनना बंद हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज डीमेलिनेशन। डीमेलिनेशन। तो जब ये नहीं होगी तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, तो ये भी इससे प्रॉब्लम होती है। तो ड्राई का मतलब क्या है, इससे आपकी नर्व्स और मसल्स वीक हो जाती हैं,
मैलिन सिंथेसाइज नहीं होती तो क्या हो जाती है, डीमैलिनेशन, तो नर्व्स डैमेज हो जाती हैं और आप क्या कर पाएंगे, कोई भी चीज सेंस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज फिर आपके न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन आपके पास आ ही नहीं रही है। तो जो हमने आपको अभी बताया जस्ट कि जो बेरी बेरी है ये ड्राई भी होती है और वेट भी होती है। ड्राई का मतलब क्या है, ड्राई सिंपली मींस कि आपकी मसल्स और नर्व सेल्स पे इंपैक्ट पड़ रहा है, मसल्स वीक हो जाती हैं, यू कैन नॉट वॉक, और जो नर्व्स हैं उसमें जो न्यूरॉन्स हैं उसमें मैलिन होता है, वो सिंथेसाइज नहीं होता है, क्या हो जाता है, डीमैलिनेशन, तो आप कोई भी चीज सेंस नहीं कर पाएंगे। ये होता है ड्राई बेरी बेरी बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 दैट इज थायमिन। अब आती है वेट, इससे क्या होता है, इससे इंपैक्ट पड़ता है आपके ब्लड वेसल्स पे और हार्ट पे। तो मतलब जो आपकी वेट बेरी बेरी है इट इंपैक्ट्स योर ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो ये दोनों में फर्क है, एक आपके मसल्स पे इंपैक्ट डालते हैं, एक आपके ब्लड वेसल्स पे और हार्ट पे, ये दोनों में फर्क है। तो आपको पता होना चाहिए वेट और ड्राई के बारे में भी, एटलीस्ट बेरी बेरी के बारे में तो पता होना चाहिए। तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं भाई, आपकी ब्लड वेसल का काम क्या होता है, ब्लड को लेके जाना। अगर आपके कुछ भी ब्लड वेसल में इशू आ जाए और वहां से ब्लड लीक होना स्टार्ट हो जाए, जबकि वहां पे ब्लड फ्लो हो बढ़ जाता है, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ब्लड वेसल का जो काम है ब्लड को लेके जाने का, अगर उस काम में कुछ भी इशू आए और वहां से लीकेज स्टार्ट हो जाए, तो बेरी बेरी जब होता है तो ब्लड वेसल्स में से लीकेज स्टार्ट हो जाती है, ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। और सेम होता है हार्ट में, आपका ब्लड फ्लो करता है, उन हार्ट की मसल्स पे भी आपका जब बेरी बेरी हो जाएगी, विटामिन B1 नहीं होगा, तो उस हार्ट की मसल्स पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो आपको पता है कि जब हार्ट की मसल्स पे जब ब्लड फ्लो करेगा और उस पर प्रेशर बढ़ गया, तो वही चांसेस हो जाते हैं हार्ट अटैक के या हार्ट फेलियर के। ये हमने आपको बताया था कि हार्ट की मसल्स जब इतने प्रेशर को ना सह पाएं तो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। और उसी के कारण ये हमने देख लिया है कि जो बेरी बेरी है इससे ब्लड के फ्लो पे इंपैक्ट पड़ता है, वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, ब्लड लीक भी हो सकता है, तो सारे इंपैक्ट हो जाएंगे। मतलब जो ब्लड वेसल्स में इंपैक्ट है और हार्ट में ही ब्लड वेसल्स होती हैं तो उस पर भी काम होता है, बिकॉज हार्ट का काम ही क्या है, ब्लड को लेके जाना, इट्स अ पंपिंग ऑर्गन। किसको पंप करता है, ब्लड को, तो हार्ट पे भी इंपैक्ट पड़ेगा और आपके जो ब्लड वेसल्स है उस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। अब आता है जब आपका नेक्स्ट जो आपका विटामिन है दैट इज B2। नेक्स्ट विटामिन इज B2, इसको भी हम देख लेते हैं। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आपको किसी को भी कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। लेट मी चेक फर्स्ट कि भाई आपको कोई डाउट तो नहीं है, किसी का मैसेज तो नहीं है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो विटामिन B2 लिखते हैं, नहीं है तो बढ़िया है, रिबोफ्लेविन। अब इससे क्या होता है, जो डिसीज होती है बस इसको ऐसे लिख लें, बाकियों को इतनी डीप में नहीं करना है। विटामिन B2 की डेफिशिएंसी और डिसीज होती है, जैसे आपके जो लिप्स है ना, यहाँ पे आके जो आपके कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आके यहाँ पे अकोमुलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज चिलोसिस। चिलोसिस मतलब आपके जो लिप्स हैं यहाँ पे चीजें आके जमा होनी स्टार्ट हो जाती हैं, कोई भी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इससे हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ता है। एक होता है, नेक्स्ट है विटामिन B6 कॉल्ड एज पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 कॉल्ड एज पायरिडॉक्सिन, इससे क्या होता है, जब इसकी कमी हो जाती है तो बॉडी में कन्वल्जन्स, झटके आते हैं, ट्रेमर्स फेल्ट होते हैं, बॉडी ऐसे हिलती है बार बार, बड़ी डेंजरस कंडीशन होती है। अगला विटामिन B7 बायोटिन, इससे आते हैं जो पढ़ाई के टाइम पे होते हैं डिप्रेशन, तो यहाँ पे इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। मतलब इट्स काइंड ऑफ अ मेंटल हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ता है, डिप्रेशन हो जाता है, हेयर लॉस हो जाता है, मसल पेन होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं इससे। नेक्स्ट विटामिन B9, इससे होता है विटामिन B9 इज फॉलिक एसिड। B9 फॉलिक एसिड था ना हमारा जो हमने पहले पढ़ा था। इसमें कुछ भी लिख लें, हेयर लॉस, टेंशन से हेयर लॉस हो गया, डिप्रेशन हो गया, मसल पेन होनी स्टार्ट हो गई,
ये नहीं पूछे जाएंगे, ये तो इसमें तो मसल पेन तो किसमें नहीं होती है, हर जगह मसल पेन ही होती है। ये बड़े जेनरिक से होते हैं ना, तो इनमें ज़्यादा नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ना विटामिन B9, ये रहा फॉलिक एसिड, फिर 12 क्या था, कोबालामीन, तो B9 इज फॉलिक एसिड। अब जो फॉलिक एसिड है ये पढ़ना जरूरी है, बिकॉज हमने एस्कॉर्बिक एसिड पढ़ा है ना, उस एस्कॉर्बिक एसिड वाला विटामिन और इस फॉलिक एसिड वाले विटामिन का आपस में बहुत गहरा संबंध है, गहरा संबंध है। अब इस जो फॉलिक एसिड है इसके कारण जो होता है वो होता है मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया। दो तरह की प्रॉब्लम होती है इससे, फॉलिक एसिड से। मतलब मुझे एक चीज बताएं, हमें एनीमिया करवाना है। एनीमिया मतलब क्या होता है, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन ये काम करना बंद कर जाए। एक होता है मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, नाम देखें, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया मतलब आपके आरबीसी इतने इनलार्ज हो जाएं कि वो फट जाएं। जब आरबीसी फट जाएंगे तो कहां से लेके जाएंगे ब्लड, तो एनीमिया अपने आप हो जाएगा। एक है आपका जब आपकी बॉडी में आरबीसी बने ही ना, कम बने, दैट विल ऑल्सो लीड टू एनीमिया, बट वो आरबीसी के बड़े होने से, फटने से नहीं हुआ है। आरबीसी अगर कम हो जाएंगे तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी। तो एक होता है दैट इज कॉल्ड एज परनीशियस एनीमिया, परनीशियस एनीमिया। दिस मीन्स व्हेन यू रिड्यूस योर बॉडी हैज लेस नंबर ऑफ आरबीसी। तो B9 फॉलिक एसिड के कारण दो चीजें होती हैं, या तो आरबीसी का नंबर कम हो जाता है, अगर नंबर कम हो जाए दैट इज कॉल्ड एज परनीशियस एनीमिया, और अगर आपके आरबीसी बहुत इनलार्ज होकर फट जाए दैट इज मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। जब आरबीसी फट जाएंगे तो हीमोग्लोबिन खत्म हो जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। अब लास्ट जो बचता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज विटामिन B12। उसका नाम क्या है, उसका नाम है कोबलामीन। इससे क्या होती है, इससे होता है विटामिन B12। लास्ट है बस ये हमने आपको पहले भी बता दिया है। एक सेकंड दे हमें, एक सेकंड, शायद B12 से होता है जो हमने अभी आपको बताया। एक सेकंड दे हमें चेक करने दें, कहीं इसको उल्टा तो नहीं लिखवा दिया हमने। अब आपको क्या लिखवाया है, दो तरह के एनीमिया लिखवाए ना, एक लो मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया और एक लिखवाया आपको परनीशियस एनीमिया। ये होता है B19 के कारण ना, B19 के कारण ये लिखवाया ना आपको। हाँ तो बस ठीक है। और जो हमारा ये है इसके कारण भी क्या होता है, एनीमिया ही होता है। तो B9 के कारण भी एनीमिया होता है और विटामिन B12 के कारण भी एनीमिया ही होता है, ये आपको याद रखना है। इसका नाम क्या है, कोबलामीन, उसका नाम क्या था, फॉलिक एसिड। तो ये जो हमने पढ़े हैं अभी पूरे विटामिन, तो हमने पहले जो स्टार्ट किया था तो वो किया था मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हमने ये वाले पढ़े हैं माइक्रो में। कौन से वाले पढ़े हैं, विटामिन। मैक्रो भी पढ़ने हैं, फूड फोर्टिफिकेशन भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है हमें एक एक करके। पर दैट वी विल डिस्कस इन टुमारोज क्लास, की जो हम कल पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि ये कैसे कैसे काम करते हैं। तो हम इसको कल वाली क्लास में करेंगे। पर एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, दो टॉपिक हैं बड़े इंपॉर्टेंट। फिर जो बाकी जो है हमारा कि डिसीजेज कौन कौन सी हैं, कौन करता है, सब कुछ पढ़ेंगे। पर उससे पहले एक चीज कर लेते हैं, दैट इज फूड फोर्टिफिकेशन। दो टॉपिक हैं छोटे से, ये खत्म कर देते हैं, इसको पूछा जा सकता है। अब ना देखो, फोर्टिफाई का मतलब क्या होता है, कुछ ऐड करना, किसमें, फूड में। तो हमने आपको अभी बताया कि बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिएंट्स। बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिएंट्स। जब बॉडी में नेचुरली न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं तो हमें बॉडी में आर्टिफिशियली ऐड करने पड़ते हैं।
उस प्रोसेस को बोलते हैं व्हेन यू फोर्टिफाइंग द फूड बाय न्यूट्रिएंट्स, वही हो जाता है फूड फोर्टिफिकेशन। अब फूड फोर्टिफिकेशन कैन बी डन इन टू वेज। फूड फोर्टिफिकेशन कैन बी डन इन टू वेज। अब मुझे एक चीज बताओ, आपने सॉल्ट लिया, आपने सॉल्ट में आयोडीन ऐड कर दिया, मतलब आपने सॉल्ट बनाया था, बाद में आपने सॉल्ट लिया, उसमें आयोडीन ऐड किया, मिक्स किया, बेच दिया। अब जब सॉल्ट खा रहे हैं वो आयोडाइज सॉल्ट है। क्या आपने कुछ ऐसा चेंज किया कि जो सॉल्ट बन रहा था वो उसमें खुद ही आयोडीन आ जाए? नहीं। तो यू आर डूइंग इट इन अ कन्वेंशनल मैनर। कन्वेंशनल मैनर यू आर जस्ट फोर्टिफाइंग व्हेन द क्रॉप या फूड इज प्रोड्यूस्ड। जब फूड बन गया है उसके बाद आप फोर्टिफिकेशन कर रहे हो, दैट इज अ कन्वेंशनल मेथड। एक होता है कि जब फूड बने वही अपने आप में फोर्टिफाई हो, देन इट मींस यू हैव टू जेनेटिकली चेंज इट। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था गोल्डन राइस। आपने राइस में कुछ ऐड नहीं किया था, आपने राइस के जीन में चेंज किया। जो राइस बन रहा था उसमें अपने आप ही बीटा कैरोटीन था, और बीटा कैरोटीन विटामिन आगे जाके अपने आप विटामिन क्या बना रहा था? बीटा कैरोटीन विटामिन क्या बना रहा था? विटामिन ए या डी? डी बना रहा था। क्या बना रहा था? विटामिन ए या डी? ये याद नहीं है। बीटा कैरोटीन आगे जाके कौन से विटामिन को बनाता है? अगर यही पूछ लें, अभी पढ़ के हटे ना गोल्डन राइस। गोल्डन राइस जिसमें हमने राइस की जीन मॉडिफाई करके उनके जीन में चेंज किया, उसमें कौन सा जीन ऐड कर दिया? बीटा कैरोटीन जीन, जिससे क्या बन रहा था? बीटा कैरोटीन। और बीटा कैरोटीन से क्या बनता है? बीटा कैरोटीन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कौन सा विटामिन? ये लिखा है आपके सामने, ताकि आपको चीजें याद रहे। विटामिन ए, नॉट विटामिन डी। पेपर में कंफ्यूजन होगी ये, तभी कह रहा हूं कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसमें लिख लो कि विटामिन ए से क्या किससे बनता है? बीटा कैरोटीन से। विटामिन डी नहीं, विटामिन डी तो क्या है? कैल्सीफेरॉल है। और यही जो आपको अभी बताया कि आपकी बॉडी में जो ये अब आएगा, ये फूड लेने से, ये कैसे आ रहा है? बीटा कैरोटीन। ये विटामिन ए जो आ रहा है ये जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप से आ रहा है। तो आपने क्रॉप उगाने के बाद ऐड नहीं किया, आप जो क्रॉप उग रही है उसी में ऐड कर दिया बाय जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो फूड फोर्टिफिकेशन इज ऑफ टू टाइप, वन इज जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, वन इज कन्वेंशनल मेथड। ये आपको समझना है क्या होता है ये, ठीक है। तो जब मैं जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहा हूं तो हमें किस लेवल पे खेल रहा हूं? इसे बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? बायो फोर्टिफिकेशन बोल देते हैं इसको, बायो फोर्टिफिकेशन। आपने किस में चेंज किया? बायोलॉजी में, जीन्स में, दैट इज कॉल्ड एज बायो फोर्टिफिकेशन। एक नॉर्मल फोर्टिफिकेशन है, दैट इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल फोर्टिफिकेशन, जिसमें आप क्या करते हो? क्रॉप की, मान लो आपने जो क्रॉप है उसकी ब्रीडिंग में चेंजेस कर दिया। आपने क्रॉप के जीन में चेंज नहीं किया, उसकी ब्रीडिंग में चेंज कर दिया। जो क्रॉप ब्रीड कर रही है उसकी जो नॉर्मल प्रोसेस है उसमें चेंज कर दिया, उससे भी क्या हो रहा है? फूड फोर्टिफाई हो रहा है, वो भी अच्छा है। क्या आपने जीन में चेंज किया? जब तक जीन में चेंज नहीं करोगे तब तक हम उसको ये जेनेटिकल मॉडिफाइड वाला फूड फोर्टिफिकेशन नहीं बोलेंगे। उसके बाद जो भी तरीके आप करें, कोई क्रॉप है वो ब्रीड करती है, उसके ब्रीड में चेंज कर दिया आपने, वो भी कौन सा मेथड है? कन्वेंशनल मेथड है। तो फूड फोर्टिफिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स। ये आपको पेपर में याद रखना है क्या होता है फूड फोर्टिफिकेशन, और उसकी क्या होती है दो टाइप्स। एक होते हैं प्रोबायोटिक, एक होते हैं प्रीबायोटिक। ये दो तरह के फूड्स होते हैं। भाई आपको ये तो पता है ना कि आपकी बॉडी में कुछ आपको चाहिए होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल जैसे गट में बैक्टीरिया होता है ना, गट बैक्टीरिया, मतलब कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको चाहिए होते हैं। सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते, कल भी देखा था हमने। अगर आपकी बॉडी में वो जो यूजफुल बैक्टीरिया हैं, हेल्पफुल बैक्टीरिया हैं, उनकी कमी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल गट बैक्टीरिया,
जैसे आपकी कर्ड होती है ना, इसमें भी बैक्टीरियाज होते हैं। कर्ड होती है, इसमें भी बैक्टीरियाज होते हैं। जब दही खट्टी हो जाती है ना, उसमें लैक्टोज बैक्टीरिया होता है, वो अच्छा होता है डाइजेशन के लिए। अब अगर आप उन बैक्टीरियाज को आर्टिफिशियली अपने अंदर डालते हैं, एक आता है याकूट आता है, छोटी छोटी बॉटल्स आती हैं, वो प्रोबायोटिक्स होते हैं। आपने उसको लिया, आपने डायरेक्टली क्या डाला अपनी बॉडी के अंदर, उन माइक्रोब्स को डाला विच आर हेल्दी फॉर योर बॉडी। दीज फूड्स आर कॉल्ड एज प्रोबायोटिक, मतलब जिनमें खुद क्या है, वो बैक्टीरियाज हैं। एक होते हैं प्रीबायोटिक, जिनमें वो बैक्टीरिया तो नहीं है, बट बैक्टीरिया जिन चीजों पे डिपेंड करते हैं वो किस में होती हैं, प्रीबायोटिक में। तो मतलब द फूड फॉर बैक्टीरिया वो क्या है, प्रीबायोटिक। और प्रोबायोटिक क्या है, खुद ही बैक्टीरिया डाल दिया आपने। तो प्रोबायोटिक फूड्स आर दोज फूड्स जिनमें खुद ही क्या होते हैं, वो माइक्रोब्स जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे हैं, वो डायरेक्टली आपने प्रोबायोटिक में डाल दिया। आपने वो पिया मिल्क का छोटा सा बॉटल याकुट का, आपने सारे माइक्रोब्स अंदर डाल दिए। एक होता है प्रीबायोटिक, आपने माइक्रोब्स नहीं डाले। माइक्रोब्स जिन चीजों पे डिपेंड होते हैं, जिन चीजों पे उनकी ग्रोथ डिपेंड करती है, आपने वो अपनी बॉडी में डाल दिया, अपने आप वो बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे। दीज आर कॉल्ड एज प्रीबायोटिक्स। तो फूड्स दो तरह के होते हैं, प्रोबायोटिक एज वेल एज प्रीबायोटिक। प्रोबायोटिक में आप डायरेक्टली वो डालते हैं माइक्रोब्स, प्रीबायोटिक में आप डालते हैं वो चीजें जिन पे माइक्रोब्स डिपेंड करते हैं। ये चीजें पता होनी चाहिए। फूड फोर्टिफिकेशन के दो मेथड्स, और ये बायोटिक और प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक फूड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बाकी हम करते हैं फिर कल वाली क्लास में स्टार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, अपनी डिसीजेस पढ़ेंगे, और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज। इसको कल का लेक्चर भी लगेगा और उसके नेक्स्ट लेक्चर भी लगेगा, तभी हमारा ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट होगा। तो थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।